अध्याय 71 स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट जादुई उपकरण। कुछ ही समय बाद बरगद के पेड़ों से भरे इस पुराने आवासीय क्षेत्र में बैटल मैच दिखाई देने लगे। उनमें एक हीलिंग मैच भी था, जो इस समय कैप्टन शू दाहुआंग की फटी हुई छाती का इलाज कर रहा था। शुक्र है कि शू दाहुआंग एक जादूगर था और उसके शरीर को उसके स्टारडस्ट ने मजबूत बना दिया था। अगर वो कोई आम इंसान होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। जू दाहुआंग की छाती से लेकर पेट तक फैले खून के बड़े निशान को देखकर मो फैन को भी रक्षा मंत्र की अहमियत का एहसास हुआ। साथ ही उसे अपने हाथों में जादुई बोन्स्कित शील्ड देखकर भी खुशी हुई, वरना वो पहले ही मर चुका होता। श्रीमान यांग, मुझे लगता है कि हमें अभी भी अलर्ट जारी कर देना चाहिए। जादुई जानवर के प्रकट होने की आवृत्ति कुछ ज्यादा है। ये थोड़ा असामान्य है, गुओ कैटांग ने मध्यवर्ती जादूगर यांग जोहे से कहा। हमारा जादू संघ पहले से ही शिकारी संघ के साथ बातचीत कर रहा है। सरकार भी इस मामले पर विचार कर रही है। बात बस इतनी है कि हमने अभी कुछ समय पहले ही अलर्ट जारी किया है, इसलिए इतने कम समय में दूसरा अलर्ट जारी करने से दहशत फैल सकती है, यांग जोहे ने चिंतित होकर उत्तर दिया। एक आंख वाला जादुई भेड़िया, एक जादुई जानवर जो शहर में दिखाई नहीं देना चाहिए था, फिर भी दिखाई दिया, जिसका मतलब है कि कुछ बुरी चीजें हो रही है, गुओ कैटांग ने जवाब दिया। चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमने लोगों की मदद से शहर की सुरक्षा पहले ही पुख्ता कर दी है। अभी भी कुछ विचित्र परिस्थितियां हैं जिनसे हम निपट नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें अभी भी आपकी बीस्ट हंटर टीम की मदद की जरूरत है, यांग जोहे ने जवाब दिया। हम स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, बस कैप्टन को कुछ चोटें आई हैं, इसलिए हमारी कार्रवाई, गुओ कैटांग ने कहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, मैं अस्थायी रूप से एक अग्नि जादूगर को आपके कप्तान का पद सौंप दूंगा। बात तो यह है कि आपकी टीम में नया सदस्य कब शामिल हुआ, और वो असल में एक बिजली जादूगर है। यांग जोहे ने मो फैन की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। ऑडिशन से भर्ती किया गया। ऑडिशन से भर्ती हुए। यांग जोहे अवाक रह गए और उन्होंने असहाय होकर कहा, यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि एक लाइटनिंग मैच भर्ती मेले में जा रहा है। सभी लोग हंसने लगे जब उनकी निगाहें मो फैन की ओर मुड़ी। मो फैन के प्रदर्शन ने वाकई सबको चौंका दिया था। जब सभी को लग रहा था कि वे विकसित हो रहे एक आंख वाले जादुई भेड़िए द्वारा मारे जाएंगे, तो उसने लाइटनिंग स्ट्राइक के दूसरे स्तर का इस्तेमाल करके एक निर्णायक घटना रच दी। हंटर टीम इस बात से खुश थी कि उन्हें ऐसा लाइटनिंग मैच मिल गया है जो उनके साथ शहर में घूमने को तैयार है। ये समझना जरूरी था कि लाइटनिंग स्ट्राइक के दूसरे स्तर को समझने वाले लाइटनिंग मैच ज्यादातर बड़े पुश्तैनी परिवारों में ही काम करते थे। अगर वे हंटर्स यूनियन, मैजिक एसोसिएशन या सरकार में भी जाते, तो भी वे स्वतंत्र रूप से अपने समकक्ष स्तर का पद चुन सकते थे। युआन वहीं खड़ा था जब उसने देखा कि सभी की निगाहें उस युवा लाइटनिंग मैच पर टिकी है, तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही उसके पास प्रमुख हिम तत्व परिवार से प्रकाश हो, या वो अपनी आयु के साथियों के बीच श्रेष्ठ हो, फिर भी बिजली तत्व की महिमा उसे धकने में सक्षम होगी। कैटांग, फैन मो को नौकरी बदलने से रोकने के लिए तुम उसे अपने शरीर से बांध दोगे। वैसे भी उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई है, और तुम अब भी नहीं जानते कि उसका बदला कैसे चुकाओगे, फीशी बोला। बाहर निकलो। गुओ कैटांग का अभिमानी चेहरा लाल हो गया और उसने बुरी तरह से गाली दी। उधर युआन का चेहरा भी तुरंत उदास हो गया। एक आंख वाले जादुई भेड़िए द्वारा उत्पन्न उपद्रव अंततः शांत हो गया। कपड़े बदलने के बाद वह स्कूल के छात्रावास में लौट आया। जब मो फैन दीवार फांदने ही वाला था कि उसे गेट के पास से एक नाजुक सा साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। जोमिन। मो फैन थोड़ा हैरान हुआ। लड़की घर वापस सोने क्यों नहीं गई, यहाँ उकड़ू बैठी क्या कर रही थी? मो फैन, यह अच्छा है। मैंने सोचा था कि तुम। जब जोमिन ने देखा कि मो फैन सुरक्षित और स्वस्थ है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जोमिन आखिरकार अपनी जवानी के चरम पर एक लड़की थी। वो उस पल से खास तौर पर भावुक हो गई थी जब मो फैन ने प्रैक्टिकल के दौरान सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हालांकि अपने अहंकार के कारण वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। इस बार अपनी दादी के मामले की वजह से उसने मो फैन को फिर से अपनी जान गंवाते लगाते बचा लिया था। मो फैन ने एक बार फिर न सिर्फ उसकी, बल्कि उसकी दादी की भी जान बचाई थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नेक काम का बदला कैसे चुकाए। जब मो फैन ने देखा कि जोमिन रो रहा है, तो उसे भी बहुत अजीब लगा। संक्षेप में, मेरी दादी को बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं अपनी दादी के साथ पला बड़ा हूँ, जोमिन ने आगे कहा।
काफी देर तक उसे सांत्वना देने के बाद मो फैन ने झोमिन को महिला छात्रावास में वापस जाने की सलाह दी। एक लड़का देर शाम एक लड़की को घर भेज रहा है और लड़की रो रही है। ये दृश्य कई लोगों के मन में विचार उत्पन्न करेगा। छात्रावास में लौटने के बाद उसके छात्रावास के साथियों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि यह कैसा था। बोरिंग। ये डैडी, मैं दुनिया को बचा रहा हूँ, ठीक है। जब सभी लोग सो गए तो मो फैन स्कूल भवन की छत पर बने पानी के टॉवर की ओर दौड़ा। ये जगह मो फैन की पवित्र साधना भूमि थी। ज्यादातर समय वहां कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। लिटिल लोच पेंडेंट को उस सोल एसेंस को खाने के बाद कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? ऐसा लगता है जैसे वह गहरी नींद में सो रहा है। मो फैन टॉवर की छत पर बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। ये कहते ही लिटिल लोच पेंडेंट एक शिशु की तरह जाग उठा। वो धीरे से कांप उठा और एक खिली हुई चमक बिखेरी जिसने उसकी परिधि को एक उंगली जितनी ढक लिया। ये चमक अत्यंत चिपचिपी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये काले रंग के पेंडेंट के चारों ओर लिपटा हुआ रेशम हो। पुनर्जन्म के लिए कोकून बनाना। लिटिल लोच पेंडेंट के परिवर्तन को देखकर मो फैन कुछ शब्द सोचने से खुद को रोक नहीं सका। दरअसल लिटिल लोच पेंडेंट धीरे धीरे चमक में लिपट रहा था और सचमुच एक बदलाव से गुजर रहा था। उसकी पुरानी सतह पर कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। अब वो जंग या दागदार नहीं रहा, अब वो जैड जैसा चमकदार लग रहा था। बूढ़े आदमी यंग ने मेरे लिए जो चीज छोड़ी है वह वास्तव में एक खजाना है। मो फैन मंत्रमुग्ध था। वो लोच पेंडेंट में आ रहे बदलावों को साफ साफ महसूस कर सकता था। बदलाव पूरा होने के बाद उसकी छाती पर स्थित इस पेंडेंट से लगातार ऊर्जा का एक बेहद आरामदायक प्रवाह हो रहा था। जब उसे सामान्य श्रेणी के स्टारडस्ट मैजिक टूल से पोषण मिल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी झरने से भीग रहा हो। आरामदायक गर्मी के प्रवाह से उसका पूरा शरीर चिकना हो रहा था और उसके शरीर और मन में तेजी से आराम का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि लोच पेंडेंट के रूपांतरित होने के बाद मो फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनोखी चीज से ढका हुआ है। अगर वह वास्तव में इसका वर्णन करना चाहे तो वह एक मुलायम रेशम होगा। वो मुलायम रेशम उसके शरीर के हर काम पर बोझ नहीं बनता था, वो उसके पूरे शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जिससे मो फैन, जो अभी अभी एक बड़ी लड़ाई से गुजरा था, तुरंत ताजगी और आराम महसूस कर रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई शिशु किसी मुलायम शिशु के बिस्तर पर लेटा हो जो शांति और सुकून लिए हुए हो। मो फैन बहुत खुश हुए। हालांकि उसने कभी स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल नहीं देखा था, फिर भी उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि पोषण का यह असर निश्चित रूप से स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल का ही है। अपनी थकान तेजी से दूर होते महसूस करने के अलावा मो फैन को अपने स्टारडस्ट पर पोषण की बौछार होती हुई भी महसूस हो रही थी। ऐसा एहसास मानो वो ध्यान कर रहा हो। क्या ये ध्यान के बिना साधना बढ़ाने में सक्षम है? मो फैन पूरी तरह से हैरान था। मो फैन जितना समय ध्यान में बिता सकता था वो पहले से ही अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक था। स्टारडस्ट मैजिक टूल की सहायता से वो दिन में 12 घंटे साधना कर सकता था और इसमें कोई समस्या नहीं होती। हालांकि व्यक्ति के पास समय अभी भी सीमित था। अगर स्टारडस्ट मैजिक टूल का और भी उच्च ग्रेड उसे लंबे समय तक साधना जारी रखने की अनुमति देता तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मो फैन 24 घंटे ध्यान करता होगा। युद्ध का अनुभव करने के बाद मो फैन को समझ आया कि अगर कोई जादूगर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ ध्यान पर निर्भर रहे तो वह काफी नहीं होगा। इसके विपरीत युद्ध का अनुभव, जानलेवा परिस्थितियों में रहना और किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए और भी मजबूत बनने की चाहत, इन सबने स्टारडस्ट में धीमी लेकिन निश्चित वृद्धि जरूर की। इस प्रकार मो फैन को प्रतिदिन लंबे समय तक साधना करने की आवश्यकता थी, जबकि उसे हंटर टीम के संचालन में भी शामिल होना था। यदि स्टारडस्ट मैजिक टूल का एक उच्च ग्रेड केवल जादूगर के साधना समय को बढ़ाता है तो यह मो फैन जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावी नहीं होगा जो पहले से ही प्रतिदिन 10 या इतने घंटे साधना कर सकता है। मो फैन की उम्मीदों से परे जो बात थी वो ये थी कि स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल मो फैन को लगातार ध्यान करने की अनुमति दे सकता था, लेकिन साथ ही एक निश्चित सीमा तक सीधे तौर पर उनके स्टारडस्ट को पोषित भी कर सकता था। जब वह ध्यान नहीं कर रहे होते थे तब भी उनका स्टारडस्ट धीरे धीरे बढ़ सकता था। जब वह ध्यान करता था तो उसके स्टारडस्ट की वृद्धि पर सामान्य से भी अधिक प्रभाव पड़ता था। मो फैन ने पहले ही अपने ध्यान के समय में काफी वृद्धि प्राप्त कर ली थी और यदि ध्यान के प्रभाव को बढ़ावा मिला तो इससे उसकी शक्ति रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। कमाल है, अगर ऐसा ही रहा तो न सिर्फ मैं ग्रेजुएट होने से पहले अग्नि मंत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच पाऊंगा, बल्कि मेरे बिजली मंत्र भी तीसरे स्तर तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं
तो शायद मैं इंटरमीडिएट मैच की दहलीज भी छू लूं। जब तारे स्तर 3 पर पहुंच गए तो इसका मतलब था कि स्टारडस्ट अब नेबुला में तब्दील होने से ज्यादा दूर नहीं है। मो फैन ने पहले ही इंटरमीडिएट मैचेस से संबंधित कई चीजों पर शोध कर लिया था। जादूगर की आध्यात्मिक दुनिया में सबसे पहले जो तत्व बना उसे स्टारडस्ट के नाम से जाना जाता था। जब जादूगर की आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद तारा धूल एक निहारिका में बदल जाती तो तारे की कक्षा और भी ज्यादा भव्य और चमकदार दिखाई देने लगती। इसका मतलब था कि जादूगर मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया था। नेबुला स्टारडस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर स्टारडस्ट विशाल ब्रह्मांड में बस एक छोटी सी चमकती हुई धूल होती तो नेबुला एक बादल होता जहां तारों की रोशनी मिलती। नेबुला में लगातार बढ़ती हुई मात्रा में मन होता। इसका मतलब था कि शक्तिशाली दुर्जेय मध्यवर्ती जादूगर विशाल आकाश को चीरकर भव्य रूप से पहुंच सकते थे। जब आप स्टारडस्ट के भीतर तारों को जोड़ते हैं तो वे प्राथमिक जादू मंत्र बन जाते हैं। जब आप नेबुला के भीतर तारों के साथ एक स्टार मैप बनाते हैं तो वे मध्यवर्ती जादू मंत्र बन जाते हैं। मो फैन ये बिल्कुल नहीं भूला कि जब यांग जोहे नाम के मध्यवर्ती जादूगर ने अपना मध्यवर्ती जादू चलाया तो उसके पैरों के नीचे एक अतुलनीय रहस्यमय और भव्य तारा मानचित्र था। ये तारा पथ की चमक से अलग था। तारा मानचित्र कहीं अधिक विचित्र और शक्तिशाली था और इसकी शक्ति उन सभी जादूगरों की असीम प्रशंसा अर्जित करने के लिए पर्याप्त थी जो अभी भी प्राथमिक स्तर पर मंडरा रहे थे। इंटरमीडिएट वाटर मैजिक जो पूरी सड़क को धो सकता था, वायलेंट वेव, और इंटरमीडिएट विंड मैजिक जो एक कार जितने भारी एक आंख वाले जादुई भेड़िए को लगभग 10 मीटर ऊपर आसमान में उठा सकता था। विंड डिस्क, चलो उनके कमाल के बारे में बात भी नहीं करते, लेकिन उनकी ताकत और भी ज्यादा असाधारण थी। यह निश्चित रूप से प्राइमरी स्पेल से बिल्कुल अलग स्तर का था। यदि केवल वायु और जल तत्वों का मध्यवर्ती जादू ही इतना अद्भुत था तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं बिजली और अग्नि के मध्यवर्ती मंत्रों को नहीं समझ लेता। फिर म्यू परिवार से डरने की क्या आवश्यकता होगी। आइए परिश्रम पूर्वक खेती करें। मैं मो फैन का अविश्वसनीय जीवन अभी शुरू ही हुआ है। उत्तर दिशा से सर्द हवाएं सहजता से बह रही थीं। जहां भी वह जाती पेड़ अपने पत्तों को झटककर कठोर नग्नता से हवा का स्वागत करते। दक्षिण में सर्दियों की हवाओं का वनस्पतियों पर इतना असर नहीं पड़ता था। हवा चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, पेड़ हमेशा हरे भरे और सुहावने रहते थे। कुछ पत्तियां गिरने से बस मौसम का एहसास होता था। पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे, साल के 365 दिन। मो फैन वो शहर में था, एक ऐसा शहर जहां मौसम बहुत साफ नहीं होता था। साफ मौसम भी एक दिन बदल जाता था और इसका मतलब होता था कि फादर टाइफून आने वाला है। फिर से तूफान का मौसम। मो फैन और उसके दोस्त अपने छात्रावासों में दुबके हुए थे। नम और ठंडी छात्रावास की इमारत जिसमें थोड़ी सी बासी गंध थी, ज्यादातर सन्नाटा था। ज्यादातर छात्र अगले साल होने वाली मैजिक हाई परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि हाई स्कूल से स्नातक करने वाले एक साधारण जादूगर को भी समाज में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप ऊंचे पद के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे तो जादू के उच्च स्तर तक पहुंचना आपके लिए और भी कठिन होता जाएगा। अगर आप सचमुच अपने साथियों से अलग दिखना चाहते हैं और एक ऐसा जादूगर बनना चाहते हैं जिसे लोग सम्मान दें, तो आपको किसी जादू विश्वविद्यालय में दाखिला लेना होगा। इस तरह इंटरमीडिएट जादूगर बनने की आपकी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। इंटरमीडिएट जादूगर, यह एक जादूगर के लिए अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदलने का एक मौका था। सभी छात्र इस मौके के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई मो फैन, मैंने उपचार तत्व जागृत कर दिया है, इसलिए अगर बड़े भाई मो फैन को कोई चोट लगे तो मैं जादू से आपको ठीक कर सकता हूं। एक प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक टेक्स्ट संदेश आया। मो फैन थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये क्या है? हीलिंग एलिमेंट? आपने हीलिंग एलिमेंट कैसे जगाया? हम सभी ने एक बुनियादी एलिमेंट जगाया है, तो आपने अपनी प्राथमिक जागृति के दौरान लाइट मैजिक कैसे जगाया? मो फैन ने तुरंत एक टेक्स्ट भेजकर पूछा। अधिकांशतः सभी का पहला तत्व जागरण मूल तत्व ही होता है, हालांकि कुछ अपवाद भी जरूर होंगे। मैंने सुना है कि कुछ लोग अपने जागरण के लिए किसी असामान्य वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, इससे उन्हें एक निश्चित जादुई तत्व जागृत करने का एक निश्चित मौका मिल सकता है, ये शिनशिया ने जवाब में लिखा। आचरण जागृति, अगर मैं इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंच जाऊं और किसी तत्व को जागृत करना चाहूं, तो क्या मैं इसे पूरा करने के लिए आपके द्वारा बताए गए संचालन के तरीके का उपयोग नहीं कर सकता? मो फैन प्रसन्न था। उसे लगा जैसे उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया हो। आप कर सकते हैं, शर्त यह है कि आपको संचालन सामग्री जुटाने में सक्षम होना चाहिए। शिनेक्सिया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी और मुश्किल समस्या सुझाने में मदद की है।
मो फैन का उदास मूड तुरंत खुश हो गया। उसने हमेशा सोचा था कि जागृति यादृच्छिक होती है, आप जो भी तत्व पकड़ेंगे वही होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में जागृति चालन जैसी कोई चीज होगी। ऐसे में मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने और अपने दूसरे तत्व को जागृत करने का अवसर प्राप्त करने के बाद यदि वो जागृति चालन का उपयोग करे तो उसे अंधकार तत्व प्राप्त हो सकता है। इस छोटी सी अवधि में मो फैन के लिए जादू की खिड़की लगातार खुलती जा रही थी। हर बार जब ये खुलती तो मो फैन को वह भविष्य दिखाई देता जिसकी उसे चाहत थी और जो उसे जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसकी बिजली और आग के तारों की प्रगति सुचारू रूप से चल रही थी। उनकी प्रगति की गति उसकी अपेक्षा से कई गुना तेज थी। खासकर ध्यान करने और युद्ध के लिए शिकारी दलों में शामिल होने के बाद उसने अपने कई साथियों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इस तरह की बातों पर शेखी बघाड़ने की जरूरत नहीं थी। मैजिक हाई एग्जाम वाले दिन उसके साथी जरूर इतने हैरान हो जाएंगे कि उनकी ठुड्डी सीमेंट के फर्श पर आ गिरेगी। समय तेजी से बीतता गया। मो फैन ने अपनी कीमती जवानी जानवरों की खेती और शिकार करने में बिता दी क्योंकि उसे इस अनुभव में बहुत मजा आ रहा था। पलक झपकते ही मो फैन द्वारा मारे गए जानवरों की संख्या 15 से ज्यादा हो गई। हंटर्स यूनियन के पुराने दिग्गजों की नजर में उसे एक बेहद अनुभवी जादूगर माना जाता था। स्कूल में जादुई उच्च परीक्षा, वह झरना जो छात्रों को ड्रैगन के द्वार पर छलांग लगाने की अनुमति दे सकता था, धीरे धीरे निकट आ रहा था। आपके आरामदायक दिन जल्द ही समाप्त होने वाले हैं, मो फैन, जुआ कुंसन ने मो फैन से कहा क्योंकि वो मो फैन के दुख से खुश था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के साथ इसका मतलब ये भी होगा कि स्कूल प्रिंसिपल द्वारा देखा गया पिछला मैजिक द्वंद्व वादा भी निकट था। वो यह मानने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह म्यू जोयुन वाकई चालाक था। उसने मैजिक हाई की परीक्षा से पहले ही मैजिक द्वंद्व युद्ध की तारीख तय कर दी थी। इसका मतलब यह होगा कि अगर मो फैन को इस मैजिक द्वंद्व युद्ध में कोई छोटी दुर्घटना हो जाती है तो यह मैजिक हाई परीक्षा में उनके प्रदर्शन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। भाई फान, मैंने पड़ोसियों को म्यू जोयुन के बारे में बात करते सुना। वो युआन के 18वें वर्ष के वयस्कता समारोह की तैयारी कर रहा है। हमारे बो शहर में हमेशा से वयस्कता समारोह को बहुत महत्व दिया गया है और म्यू परिवार जैसा बड़ा पारिवारिक समूह निश्चित रूप से अपने सबसे महत्वपूर्ण शिष्य के समारोह को किसी भी चीज से ज्यादा भव्य बनाएगा, झांग शियाओहो ने कहा। मो फैन ने कहा, मुझे पता है, वे अमीर और ताकतवर मेहमानों को बुलाएंगे। वो शहर के सभी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया है और रुतबे वाले परिवारों को इस तरह की चीजें करना बहुत पसंद है। लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत प्रतिकूल है। ये बूढ़ा बदमाश स्पष्ट रूप से तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें उस लड़के युआन के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी भाई फैन वर्तमान में तियान लान मैजिक हाई के नंबर 1 छात्र है। यदि आप इन सभी लोगों की निगाहों के सामने मैजिक द्वंद्व युद्ध हार जाते हैं तो इससे न केवल उनके परिवार को एक विस्मयकारी अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि इसका मतलब ये भी होगा कि तियान लान मैजिक हाई के 1500 छात्रों में से नंबर 1 छात्र अपने परिवार द्वारा पोषित छात्र के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं था। प्रिंसिपल जू उस मंच को छोड़ नहीं पाएंगे। प्रिंसिपल जू तियान लैंड मैजिक हाई में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें और म्यू जोयुन को बो सिटी में दो पुराने प्रतिद्वंद्वी कहा जा सकता है। बो शहर में प्रिंसिपल जू की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। आखिरकार उन्होंने लोगों का विश्वास अर्जित किया था। सभी उत्कृष्ट जमीनी जादूगर प्रिंसिपल जू के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते थे। प्रिंसिपल जू ने स्कूल का इस्तेमाल करके कई प्रतिभाशाली जादूगरों को ढूंढ निकाला था जिनका कोई अनुभव नहीं था। म्यू जोयुन एक जादुई परिवार के कबीले का एक विशिष्ट उदाहरण था। इसका मूल अर्थ ये था कि यह परिवार अपने शिष्यों के पालन पोषण में अधिक निपुण था। कुलीन वर्ग के अधिक प्रतिभाशाली बच्चों पर भरोसा करके म्यू जोयुन बो शहर में एक स्थायी पद प्राप्त करने में सक्षम था। कभी कभार जमीनी जादूगरों और कबीले के जादूगरों के बीच मुकाबला होता था। म्यू जोयुन के लिए हर साल सबसे खास पल होता था अपने ही कबीले के युवा जादूगरों को उन छात्रों का सफाया करते देखना जिन्हें प्रिंसिपल जू ने अपने पब्लिक स्कूल तियान लैंड मैजिक हाई से पाला था। देन काई और प्रिंसिपल जू दोनों ही पूरी तरह से स्कूल के पक्ष में थे। इसीलिए जब मो फैन ने म्यू जोयुन की निंदा की तो भले ही उन्होंने म्यू परिवार की किसी युवा पीढ़ी के साथ द्वंद्व युद्ध तक मामला सुलझाया न हो, फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरह इस मामले को दबा दिया। जो छात्र वार्षिक परीक्षा में 3S ग्रेड ले लेता है वो स्कूल का खजाना बन जाता है। वे तानाशाह मो जोयुन को उसे दबाने कैसे दे सकते थे? ये सुनने के बाद कि मो फैन ने उस बुलाए गए जानवर को आसानी से खत्म कर दिया है जो उन्मत्त हो गया था, प्रिंसिपल जू और देंग काई दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने एक खजाना प्राप्त कर लिया हो।
मो फैन को खुद नहीं पता था कि प्रिंसिपल जू और देंग काई हमेशा से ही उसके प्रति बहुत सतर्क रहे हैं। वे दोनों, जो बुनियादी जादूगरों को बहुत महत्व देते थे, हमेशा उस पर नजर रखने के लिए लोगों का इंतजाम करते थे। हालांकि स्कूल तो स्कूल ही होता है, वे स्वार्थी नहीं हो सकते थे। वे मो फैन को एक स्टारडस्ट मैजिक टूल भी देना चाहते थे ताकि वो उसे हर समय इस्तेमाल कर सके। हालांकि वे एक पुश्तैनी परिवार की तरह नहीं हो सकते थे, एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे के साथ भेदभाव करते हुए। जब युआन के छुट्टियों जैसे वयस्कता समारोह का समय आया, तो प्रिंसिपल जू और देंग काई अंततः खुद को रोक नहीं सके और मो फैन को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया। मो फैन पहले भी देंग काई से मिल चुका था और उसने पहले भी मो फैन की मदद की थी। वो बो सिटी के हंटर्स यूनियन का बॉस था। वो इंटरमीडिएट जादूगर यांग जोहे से भी ज्यादा ताकतवर था। प्रिंसिपल जू से मो फैन पहली बार मिल रहा था। छात्रों और उनके अभिभावकों के दिलों में एक प्रतिष्ठित स्थान रखने वाले इस वृद्ध प्रिंसिपल में वास्तव में एक साधु जैसा आभामंडल था। हालांकि जब कोई बड़ी घटना घटती, तो वे फिर भी सामने आकर कार्यभार संभाल लेते। मो फैन, कुछ मामले हैं जिन पर हमें आपके साथ गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है, डैंग काई ने आगे बढ़कर कहा। मो फैन वहीं खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। सच तो ये है कि कभी कभार हमारे तियान लैंड मैजिक हाई स्कूल के छात्रों और म्यू परिवार के शिष्यों के बीच बातचीत का एक सत्र होता है। पिछले वर्षों में हम हमेशा छात्रों में से सबसे उत्कृष्ट छात्र को चुनते थे और सबसे मजबूत युद्ध क्षमता वाला छात्र बो सिटी के परिवारों के शिष्यों के खिलाफ लड़ता था। शुरुआत में हमने जू झाओटिंग पर अपनी उम्मीदें लगाई थी। आखिरकार वो एक दुर्लभ बिजली जादूगर है और इसलिए इस प्रतियोगिता में उसकी सफलता की संभावना अधिक थी। हालांकि वार्षिक परीक्षा में आपके बहुत अच्छे ग्रेड थे और आपने उनके परिवार को भड़काने की भी गुस्ताखी की थी। म्यू जोयुन को आपका जीवन मुश्किल बनाने से रोकने के लिए हमने जानबूझकर इस लड़ाई की ओर मामला बढ़ाया, जो पहले से ही होने वाली थी, देंग काई ने ईमानदारी से मो फैन से कहा। मो फैन ने कहा, मुझे पता है। ओह, मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि मुझे एक शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए आप दोनों निर्देशकों को धन्यवाद। सच कहूं तो हमने पहले ही तुम्हारी मदद करके 2 साल का समय आगे बढ़ा दिया है। इन 2 सालों में तुमने जो तरक्की की है वह हमारे दिलों में बस गई है, लेकिन तुम्हें उस समय इतने रूखे व्यवहार की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। देंग काई ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। देंग काई को पहले ही कुछ जानकारी दूसरों से मिल चुकी थी। इन 2 सालों में युआन की साधना में जबरदस्त प्रगति हुई थी। इसके अलावा उसे परिवार से असली युद्ध अभ्यास भी मिला था। अगर मो फैन ज्यादा चतुर भी होता तो भी वह युआन का विरोधी नहीं होता। उस समय जब उसने बुलाए गए जानवर को मार गिराया था, तो सभी जानते थे कि वह भाग्यशाली था। प्रिंसिपल ने आह भरी। मो फैन, हम भी जानते हैं कि स्वर्ग कभी कभी अन्याय होता है। वो कभी कभी लोगों को जन्म से ही विशेषाधिकार दे देता है, जबकि दूसरों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप देवताओं को दोष दें, दूसरों पर आरोप लगाएं और बेधड़क अपने दिल की भड़ास निकाल दें। हालांकि आपने इन श्रेष्ठ लोगों के सामने अपने असंतोष के बारे में खुलकर बात की होगी, और कई लोग ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप खुद को रसातल में धकेल रहे हैं। जब आपकी ताकत इतने बड़े परिवार का मुकाबला करने में असमर्थ हो, तो अपने गुस्से को दबा लेना कोई बुरी बात नहीं है। प्रिंसिपल जू ने सच्ची और ईमानदार शुभकामनाओं के साथ कहा। प्रिंसिपल जू इतने सालों तक प्रिंसिपल रहे थे और उन्होंने कई घमंडी छात्रों को देखा था। उनमें से कुछ ने वाकई बहुत कुछ हासिल किया था और जादूगर बन गए थे जिनका लोग सम्मान करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो इतने गिर गए थे कि उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना गया। प्रतिभा जरूरी थी, निखारना जरूरी था, लेकिन सबसे जरूरी था परिस्थिति का अंदाजा लगाना। बेवजह की बातें मत करो। स्कूल तो बस कुछ सालों तक ही सुरक्षा दे पाया। समाज में आने के बाद सिर्फ उन लोगों की बातें मायने रखती थी जो शीर्ष पर है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में उस समय बहुत जिद्दी था। मो फैन ने सिर हिलाया। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको शिक्षित करना नहीं चाहते। हम वास्तव में आशा करते हैं कि इस बार द्वंद्व युद्ध में आप विजयी रहें, और ऐसा इसलिए है क्योंकि विजेता को बो शहर के एकमात्र भूमिगत पवित्र झरने में साधना करने का अवसर मिलेगा। प्रिंसिपल जू ने आगे कहा। भूमिगत पवित्र झरना। मो फैन की आंखें तुरंत चमक उठी। ये पहली बार नहीं था जब मो फैन ने भूमिगत पवित्र झरने के बारे में सुना था। ऐसा लग रहा था कि उस समय के एक आंख वाले जादुई भेड़िए ने भूमिगत पवित्र झरने की ऊर्जा चुरा ली थी और वह लगभग और भी ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि भूमिगत पवित्र झरना बो शहर का स्वर्गीय खजाना था। यहाँ तक कि जादुई जानवर भी उसे चुराने के लिए इंसानों के रहने वाले खतरनाक इलाकों में घुस जाते थे।
हमारे बो शहर में स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष संसाधन है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं जो जादुई विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के कगार पर है। दुर्भाग्य से भूमिगत पवित्र झरना एक अत्यंत सीमित संसाधन है। हम इसे कभी कभार ही किसी एक छात्र के लिए खोल पाते हैं। इस छात्र को सिर्फ एक स्कूल से ही नहीं चुना जाता, बल्कि जादुई कुलों और पैतृक परिवारों को भी इस स्थान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रिंसिपल जू ने कहा। ये कहने के बाद देन काय एक कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। प्रिंसिपल जू, हमारे पास कई वर्षों से उस स्थान को लेने की योग्यता नहीं थी। मुझे लगता है कि यह स्थान हमेशा कुलों और परिवारों के शिष्यों द्वारा लिया जाता है। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। पैतृक परिवार और कुल अपने संसाधनों को एक उत्कृष्ट शिष्य पर केंद्रित करने में सक्षम है। इसके अलावा उन्हें जो पालन पोषण और प्रशिक्षण मिलता है, उसका मुकाबला हमारा समतावादी स्कूल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल जू काफी शांत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही इस मामले में उदासीन थे। मो फैन, इस युद्ध के परिणाम को तुम्हें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। एक पूर्वज परिवार के शिष्य की शक्ति का एहसास होना भी अच्छी बात है। भविष्य में तुम साधना पथ पर और भी शांत रह सकोगे और भी ज्यादा मेहनत कर सकोगे। जहां तक म्यू परिवार से बदला लेने की बात है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जादू विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से तुम्हें इतनी आसानी से छू नहीं पाएंगे, और अगर तुम वो शहर में ही रहे तो भी हम तुम्हारा पालन पोषण जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, देन काय ने कहा। दोनों शिक्षकों की बातें सुनने के बाद मो फैन कुछ हद तक भावुक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिंसिपल जू और देंग काय का छात्रों और उनके अभिभावकों के दिलों में इतना सम्मान है। ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा आम छात्रों के पक्ष में रहे हों। वे आम छात्रों की रक्षा करने को तैयार रहते थे, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों के परिवारों और कुलों से भी ऐसे लोग मिलना मुश्किल था। पता था कि कई दूसरे पब्लिक स्कूलों के स्कूल संचालक ताकतवर लोगों से सांठगांठ करने की कोशिश करते थे। ठीक है, मुकाबला परसों है। अपनी मानसिकता को ठीक करो और ठीक से प्रदर्शन करो। भले ही इस युआन के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो, जिसे म्यू परिवार ने बड़ी सावधानी से पाला है, फिर भी इस बार का द्वंद्व तुम्हारे लिए एक मौका है। ये रोज रोज नहीं होता कि तुम वो शहर के इतने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके युवाओं का द्वंद्व युद्ध देख सको। हम विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी एक जादूगर की उन्नति के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाए जो आपकी देखभाल करे और आपको आर्थिक सहायता देने को तैयार हो, तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आखिरकार विश्वविद्यालयों में जादूगरों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप उन छात्रों के सामने टिक नहीं पाएंगे जिनके पीछे और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति है, प्रिंसिपल जू ने मो फैन से कहा। दोनों शिक्षकों ने कुछ भी बेकार नहीं कहा। दरअसल वे मो फैन को उन सवालों के जवाब बता रहे थे जिनका सामना उसे भविष्य में करना पड़ेगा। वे चाहते थे कि मो फैन समझ जाए कि जादूगरों का रास्ता इतना आसान नहीं होता। मो फैन ने एक बार फिर दोनों शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समय बहुत तेजी से बीत गया। म्यू परिवार अपनी जागीर में था और जोर जोर से घंटियां और ढोल बजा रहा था। मो फैन स्कूल से बाहर निकला। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दुख से आहें भरने लगा। अरे, 3 साल कितनी जल्दी बीत गए। अब ज्यादा समय नहीं है जब मुझे इस स्कूल के गेट को छोड़ना पड़ेगा। 3 साल पहले मैं मिडिल स्कूल से निकला था। 3 साल बाद मैं इस हाई स्कूल से निकलने की कगार पर हूँ। आज स्कूल के गेट पर ढेरों गाड़ियां खड़ी थीं। ज्यादातर गाड़ियां अपने प्यारे जादूगर बच्चों को लेने और घर वापस जाने के लिए यहां आए थीं। स्कूल ने छात्रों को 10 दिन का आत्म साधना का समय दिया था ताकि वे उन 10 दिनों के बाद होने वाली जादुई उच्च परीक्षाओं का स्वागत कर सकें। लेकिन मैजिक हाई परीक्षा से पहले मो फैन का स्वाभाविक रूप से अभी भी द्वंद्व युद्ध था। वास्तव में वो इस दिन के आने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो न तो म्यू हे के अहंकारी रवैये को भूल सका जो उसने उनके परिवार का घर छीनते समय दिखाया था, न ही अपने पिता मो जियाक्सी के नीच और तुच्छ कृत्य को जिसने मो फैन के दिल को दुखाया था। वो 2 साल पहले म्यू जोयुन के घमंडी रवैये को कभी नहीं भूलेगा। बहुत समय पहले उसने उन्हें कुत्ते की तरह भगाया था। फिर भी उस दिन उसने हड्डी फेंकी और मो फैन को वापस बुलाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह आएगा। क्या वह इस समाज में इसलिए पैदा हुआ था कि उसे निचले तबके के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाए जिन्होंने उस पर अत्याचार किया? किसी को भी किसी दूसरे का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह अपने मालिक के जूते चाटने को तैयार न हो। कल वाला वो तो कहने लायक भी नहीं था। एक जोकर जिसके पास एक चूहा था।
कल वो म्यू परिवार के द्वार पर प्रवेश करेगा और उस साधना पर भरोसा करेगा जिस पर उसने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, उस शिष्य को हराने के लिए जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला था, और इस मूर्ख को ये समझाएगा कि एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग लगाने का क्या मतलब होता है। मो फैन, एक परिचित मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसकी ओर चिल्लाया। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? मो फैन ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर नीचे करते हुए पूछा। मैंने सुना है कि स्कूल तुम लोगों को स्व अध्ययन की छुट्टी दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लेने यहाँ आया हूँ। मो जियाक सिंह ने बेदाग दांतों की एक पंक्ति दिखाई, उसका चेहरा एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो 3 साल पहले लौट गया हो जब वो परीक्षा में फेल होने के बाद बाहर निकला था। गेट पर भी गाड़ियों की कतार लगी थी और उसके पिता मो जियाक सिंह पसीने से तरबतर भीड़ के साथ इंतजार कर रहे थे। अंतर ये था कि मो जियाक सिंह अधिक सांवले और दुबले पतले थे। मो फैन को ये समझने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि उनके पिता पिछले 3 वर्षों में परिवार के लिए हर जगह दौड़ते रहे थे। दूसरा अंतर ये था कि मो फैन स्वयं एक ऐसे छात्र से जादूगर बन गया था जो दूसरों से पीछे था और जिसने बिजली और अग्नि तत्व को समझ लिया था। कम से कम वो बिना किसी हिचकिचाहट के मो जियाक सिंह के उसे मैजिक स्कूल भेजने के फैसले का सामना करने के योग्य था। पिताजी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपको कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे? जब मो फैन ने अपने पिता को इतना सांवला देखा तो उसे बुरा लगने लगा। तुम अपना पैसा अपने पास रख सकते हो, एक जादूगर को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। मैंने गढ़ के पुराने जादूगरों से सुना है कि स्टारडस्ट मैजिक टूल नाम की एक चीज होती है जो तुम्हारी साधना की गति बढ़ा सकती है। मैं देखता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक खरीदने लायक पैसे जुटा सकता हूँ। इस तरह जब तुम विश्वविद्यालय में जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ होगा, वरना बड़े शहरों के उन दूसरे बच्चों से मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? मो जियाक सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मो फैन क्षण भर के लिए अवाक रह गए। जादू ने विज्ञान की जगह ले ली थी, फिर भी मो जियाक सिंह अभी भी एक आम पिता की तरह था, शुद्ध और स्पष्टवादी। चिंता मत करो, वो चीज मुझे स्कूल ने पहले ही दे दी है। चिंता मत करो, वो पैसे ले लो और जब समय मिले तो छोटी चाची के साथ घर देखने जाओ। तुम्हें उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अभी किराए पर ले सकते हो, मो फैन ने कहा। इस साल मो फैन ने काफी जानवरों का शिकार किया था, उनका कमीशन काफी था, 120-130 हजार RMB तक। ये पैसा न तो जादुई उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त था, न ही जादुई औजार खरीदने के लिए, लेकिन यह उनके पिता को कुछ समय के लिए आराम करने और उनके वित्तीय दबाव को कम करने के लिए पर्याप्त था। सच तो यह है कि मो फैन अपने पिता मो जियाक सिंह को यह नहीं बता पाया कि स्टारडस्ट जादुई औजार वाकई बहुत महंगा है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कुछ साल मेहनत करके भी खरीद सके। यह ऐसी चीज है जिसे आप कई जन्मों तक मेहनत करके भी नहीं खरीद सकते। यह जरूरी नहीं है, तुम जल्द ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हो, उस घर में कौन रहेगा? बेहतर होगा कि शिंजिया तुम्हारी छोटी चाची के पास रहे, और हम बड़े आदमियों को उसकी देखभाल करने में बहुत मुश्किल होती है। मैं तुम्हारी छोटी चाची को हर महीने कुछ पैसे देता हूँ। और हाँ, तुमने मुझे जो कार दिया था उसमें लगभग 1 लाख रुपये है, और मेरे पास इधर उधर भागदौड़ से लगभग 80,000 रुपये बचे हैं। कुल मिलाकर 2 लाख रुपये होते हैं। ये जादुई उपकरण खरीदने के लिए काफी है ना? मैंने सुना है कि जादूगरों के लिए यह चीज बहुत जरूरी होती है, मो जियाक सिंह ने आगे कहा। मेरे पास पहले से ही जादुई उपकरण का एक टुकड़ा है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें झांगकोंग से एक जादुई औजार मिला था। सच कहूं तो तुम अपने बाप को बहुत बड़ाई दे रहे हो। पता नहीं, मैंने गढ़ में बूढ़े शिकारियों को कितनी बार इस बारे में बात करते सुना है। इस बात की चर्चा करते हुए मो जियाक सिंह का चेहरा चमक उठा क्योंकि उसे अभी अभी एहसास हुआ कि 1 साल हो गया है। कल मैं यू आंग नामक किसी व्यक्ति के साथ जादुई द्वंद्व युद्ध करने के लिए म्यू मैनर जाऊंगा, मो फैन ने अपने पिता से ईमानदारी से कहा। मुझे पता है, मैंने म्यू परिवार के कुछ बुजुर्गों से यू आंग को तुम्हारे साथ नरमी बरतने के लिए कहा है। खैर, तुम तो बस उसके वयस्क होने के समारोह में कुछ खुशियां लाने के लिए ही तो हो। वो शहर के इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के सामने खुद को प्रदर्शित कर पाना भी तुम्हारे लिए एक बेहद दुर्लभ अवसर है। और हाँ, मुझे आश्चर्य है कि उस समय तुम्हें इस तरह का अनोखा तरीका कैसे सूझा। खैर, मास्टर म्यू को फिर से नाराज मत करना, वो तुम्हारे और म्यू निंगजू के बीच के उस समय के रिश्ते से अब भी नाखुश है। तुम छोटे बदमाश, इतने छोटे, फिर भी एक परिवार का मोती तुम्हारे साथ लगभग भाग गया था, मो जियाक सिंह ने कहा। मो जियाक सिंह ने अतीत में हुई घटनाओं के लिए मो फैन को दोषी नहीं ठहराया। मो फैन उस समय बहुत छोटा था, कुछ बेवकूफियां करना आम बात थी, और सबसे बड़ी समस्या उसके अपने बेटे में नहीं थी,
समस्या ये थी कि दूसरा परिवार बहुत ताकतवर था। काश मो निंगजू किसी आम परिवार की बेटी होती, इस तरह तो उसे एक बहू मिल जाती। इस छोटे से बदमाश में कोई भी अच्छाई नहीं थी, फिर भी बचपन में औरतों को ठगने की उसकी कला कमाल की थी। इस जादुई द्वंद्व को मो जियाक्सिंग ने एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी बात के रूप में देखा। मो फैन से बेहतर परिस्थितियों वाले कई अन्य शिष्य इस अतुलनीय भव्य युवावस्था समारोह में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे। भले ही वे केवल युआन को निखारने के लिए ही वहां आए हों, फिर भी यह एक सर्वोच्च सम्मान था। मो फैन जैसे मूर्ख के लिए इस तरह का अवसर वास्तव में बहुत अच्छा था, बशर्ते कि इस मो फैन का युद्ध के परिणाम के लिए लड़ने का कोई इरादा ना हो। दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि कैसी थी? अगर वे सहायक पात्र बन पाते तो भी ठीक होता। अगर युआन भविष्य में बो सिटी का एक महान पात्र बन जाता तो वे कम से कम ये तो कह पाते, मैंने उससे पहले भी एक बार युद्ध किया था। पिताजी, मैं जीत जाऊंगा, मो फैन ने ईमानदारी से कहा। ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो, मैं पहले से ही तुम्हारे प्राप्त ग्रेड से बहुत संतुष्ट हूं। मो जियाक्सिंग ने हंसते हुए मो फैन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मो जियाक्सिंग का रवैया देखकर मो फैन का दिल कुछ उलझन में पड़ गया। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं वहां किसी और का निशाना बनने जा रहा हूं? म्यू परिवार को निमंत्रण बहुत पहले ही भेज दिए गए थे। पूरा म्यू मैनर उनके प्रतिष्ठित मित्रों और उच्च वर्ग के लोगों से घिरा हुआ था। म्यू मैनर के कर्मचारी बेहद व्यस्त थे। फूलों की क्यारियों में एक भी खरपतवार निकल आए तो उसे ठीक करने से पहले ही बहुत हंगामा मच जाता था। म्यू जोयुन ने इस बार वयस्कता समारोह के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बो सिटी में हर कोई इसके बारे में जान सके। मो फैन ने पहले भी सोचा था कि म्यू जोयुन ने उसे युआन से लड़ने के लिए क्यों भेजा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस चालाक धूर्त लोमड़ी ने ही ये सब प्लान किया था। बस इतना ही था कि इस भव्य भोज में थोड़ा सा सौभाग्य का पुट जोड़ दिया जाए। सिर्फ खाने पीने का कोई मतलब नहीं होता, युवा पीढ़ी का द्वंद्व देखना ज्यादा बेहतर होता। इससे न सिर्फ वह मो फैन जैसे गंदे नाले के चूहे से सबकी नजरों के सामने निपट पाता, बल्कि उसके म्यू परिवार को भी कुछ इज्जत मिलती। ऐसा न करने की उसके पास क्या वजह होगी? सच कहूं तो मो फैन ने वास्तव में नहीं सोचा था कि बूढ़ा बदमाश मू जोयुन इसे इतना व्यापक प्रचार देगा। शायद यह वास्तव में वैसा ही था जैसा प्रिंसिपल जू और देंग काय ने कहा था। यह एक पैतृक परिवार के शिष्यों और स्कूल के छात्रों के बीच प्रतियोगिता थी। वर्तमान मो फैन अब तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में सिर्फ नाम मात्र के लिए ही सबसे अच्छे ग्रेड पाने वाला छात्र नहीं रह गया था। हो सकता था कि अगर उसने मास्टर म्यू को कोई असुविधा न भी पहुंचाई होती तो भी उसे अपने पैतृक परिवार के शिष्य के खिलाफ लड़ना पड़ता। ये ठीक है, हम एक ही समय में नई और पुरानी शिकायतों से निपट लेंगे। बूढ़े बदमाश, जब तूने इसे इतना प्रचारित कर दिया तो अब इस डैडी, मैं तेरा मुंह काला कर दूंगा। मो फैन अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर म्यू मैनर को देखा, जो लालटेन और रंगीन झंडियों से जगमगा रहा था, ये देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैनर के शीर्ष पर म्यू जोयुन को अचानक छींक आ गई। वो इस समय चाय के कमरे में बैठा अपनी मूंछों को रगड़ रहा था। उसका चेहरा गर्व से भर गया जब उसने मु निंगस्यू को देखा, जो कुछ समय पहले गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वापस आई थी। ये युवावस्था समारोह मूल रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हालांकि तुम्हारे पिता, मुझे नहीं लगता था कि तुम हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट हो। ये छोटा सा बो शहर अब तुम्हारे लिए संघर्ष करने लायक नहीं रहा। ये युवावस्था समारोह युआन को दिया जाएगा। वह हमारे परिवार के प्रति वफादार है। भविष्य में जब तुम अन्य तात्विक पूर्वज परिवारों के शिष्यों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करोगे तो वह तुम्हारा दाहिना हाथ बन सकता है, म्यू जोयुन ने कहा। अपनी बेटी के लिए म्यू जोयुन को वास्तव में बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा था। तुम अभी भी उसे इतनी कसकर क्यों पकड़े हुए हो? अगर तुम चाहती भी तो युआन को भूमिगत पवित्र झरने का अवसर सही तरीके से प्राप्त करने देती, फिर भी तुम किसी और को चुन सकती थी। आखिरकार म्यू निंगज्यू अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। मो निंगज्यू जिसकी ओर इशारा कर रही थी, वह स्वाभाविक रूप से मो फैन था। उस छोटे बदमाश ने इतने लोगों के सामने मेरी बुराई की, मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूं? क्या वो खुद को नेक और गुणी नहीं समझता? क्या वो खुद को अद्भुत नहीं समझता? उसे इतना अच्छा मौका देना मेरे लिए अनुचित कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। जब समय आएगा तो तुम बस मेरे बगल में बैठकर देखना। जब यह मामला उठाया गया तो म्यू जोयुन का मूड तुरंत बदल गया। क्या आप अभी भी उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं? म्यू जोयुन को समझ नहीं आया। इन बड़े बड़े पुश्तैनी परिवारों में इतने सारे उत्कृष्ट शिष्य थे, फिर भी उसने उनसे एक वाक्य से ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसे बस एक बेचारे बच्चे की परवाह थी जो अपनी गलतियां स्वीकार करना नहीं जानता था और जिसमें कोई योग्यता नहीं थी। तो युआंग से कहो कि वो बहुत आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाए। म्यू निग्नेक्जियो जानती थी कि उसके पिता इस मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए उसने अपनी बात भी कह दी। चिंता मत करो, मेरे पास नैतिकता है। मैं बस इस बच्चे को, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानता, ये समझाना चाहता हूं कि जिस गरिमा को मैंने कुचला है, उसका कोई मतलब नहीं है। जबकि कल उसे समझ आएगा कि सबकी नजरों के सामने पूरी तरह से हार जाना सचमुच अपनी इज्जत गंवाना है। म्यू जोयुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। छोटी सी बात, तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? म्यू जोयुन, जब मैंने पूरा वो शहर हिला दिया था, तब भी तुम अपनी माँ के गर्भ में थी। म्यू जोयुन, तुम्हारे पास वो शहर में फिर से सिर उठाने में असमर्थ बनाने के कई तरीके हैं। चांदनी मनमोहक थी और शांत वो शहर के चारों ओर हवा बह रही थी, जो उसे एक दक्षिणी शहर जैसी शालीनता और भव्यता प्रदान कर रही थी। शहर के बाहर पहाड़ अंतहीन थे। कल वो दिन था जो उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। गरीब लोगों के बच्चों का कोई वयस्कता समारोह नहीं होता था। हालांकि बाकी सबकी नजरों से एक अमीर परिवार के शिष्य के लिए सहायक भूमिका निभाते हुए उसका वयस्कता समारोह पहले से ही अच्छा था। बाकी सभी के नजरिए से वो निस्संदेह फर्श पर दुबका हुआ था। युआंग के चमकदार चमड़े के जूतों के लिए एक पायदान की तरह काम कर रहा था ताकि युआंग अपने साथियों के बीच और भी अधिक उत्कृष्ट दिखाई दे सके। हालांकि क्या ये सचमुच सच था? अपने हाथ में बियर उठाते हुए मो फैन ने बर्फ की ठंडी बियर को अपने गले में डालने के लिए अपना सिर उठाया। उसके सामने एक ऊंचा टावर था। 100 मीटर ऊंचा ग्लोबल ट्रेड सेंटर उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के बीचों बीच एक विशाल तलवार खड़ी हो, जिस पर शानदार रोशनियां लगी हो। मो फैन बालकनी में बैठा था और हवा उसकी ओर बह रही थी। पहले उसे यहां बैठकर बहुत मजा आता था। वो शहर के सभी खूबसूरत नज़ारे देख पा रहा था। ग्लोबल ट्रेड सेंटर, म्यू मैनर, बो नदी और दक्षिणी पहाड़ पर स्थित तियानलैंड मैजिक हाई। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसके पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, लयबद्ध और धीमी। उसके पीछे से बर्फीली हवा बह रही थी। मो फैन को यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन था। मैंने शिनशिया से पूछा था, उसने बताया था कि तुम यहाँ हो, लड़की की तेज आवाज ने पुकारा। अगर इतनी ठंड और अलगाव न होता, तो उसकी आवाज बर्फीले दिन में चांदी की घंटी जितनी खूबसूरत होती। इतनी रात को मुझे ढूंढ रहे हो? इस बार मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं पाऊंगी। मो फैन ने मूंगफली लपेटने वाला एक कागज उठाया और अपने पास रख लिया, यह इशारा करते हुए कि वहां किसी को बैठना चाहिए। म्यू निंगजियो वहीं खड़ी रही, मो फैन की परिचित हरकतों को देखती रही। उसे अतीत की कुछ बातें याद आ गईं। जब वो छोटी थी तो वो उसे खेलने के लिए अजीबोगरीब जगहों पर ले जाता था। वो जहां भी जाता, जमीन पर बैठ जाता था, जबकि वह अपनी खूबसूरत स्कर्ट गंदी होने से डरती थी, इसलिए बैठने से मना कर देती थी। एक समय ऐसा आया जब वह अपने पास रखने के लिए कुछ साफ ढूंढने लगा। यहां तक कि उसकी जैकेट भी इसका शिकार हो गई। हालांकि कभी कभी उसकी जैकेट गंदी हो जाती थी। कल मत जाना, युआंग तुम्हारे साथ बहुत सख्ती करेगा। वो मेरे पिता की हर बात मानता है। जो कोई भी मेरे पिता को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो उन्हें सिर्फ गालियां ही क्यों न दे, वो तुम्हारे प्रति द्वेष रखेगा और तुम्हारे मरने तक नहीं रुकेगा। म्यू निंगजू वहां नहीं गई, बस वहीं खड़ी रही और मो फैन से ये बात कही। तुम्हारे पिता ने जरूर एक अच्छा कुत्ता पाला है। मुझे लगता है कि वह जिसे चाहेगा उसे काट लेगा। मो फैन की युआन के बारे में अच्छी राय नहीं थी। वो सचमुच अजीब है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। म्यू निंगजू ने सहमति जताई। तो यह अच्छी बात है, मैं कल उसे शिक्षित करने में आपकी मदद करूंगा, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मुझे समझ नहीं रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम कल जाओ। म्यू निंगजू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मिस, क्या आप अभी तक इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गई हैं? कल मत जाना। इससे बचकर तुरंत मैजिक यूनिवर्सिटी चली जाओ। जब तक तुम यूनिवर्सिटी में रहोगे, मैं धीरे धीरे अपने परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लूंगा ताकि जब तुम वो सिटी लौटो तो कोई तुम्हें कुछ न कर सके। तुम मेरा खर्च उठाना चाहते हो, पर मैं फिर भी जाऊंगा। मो फैन ने आश्चर्य से मुड़कर देखा। म्यू निंगजियो इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी, फिर भी वो उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा था। क्या उसे नहीं पता कि मेरे पिता को नाराज करने का मतलब है कि बो सिटी में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी? म्यू निंगजू को एहसास हुआ कि वो मो फैन से बात नहीं कर पा रही है, इसलिए वो मुड़ी और चली गई। भाई फैन, मैंने सुना है कि छोटी राजकुमारी आपको ढूंढ रही थी, झांग शियाओहो ने एक संदेश के माध्यम से पूछा। हाँ, क्या हुआ?
वो अब भी मेरी प्रशंसा करती है। वो चाहती थी कि मैं युआंग नाम के अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति को समझूं। कृपया सामान्य रूप से बोलें। ठीक है, वो चाहती है कि मैं मरने से बचने के लिए भाग जाऊं। हा हा हा। भाई फान, मैं भी तुम्हें भाग जाने की सलाह देता हूं। युआंग असामान्य है, उसका पूरा अस्तित्व ही विचित्र है। अंततः वो दिन आ ही गया। मो फैन, जो अपनी छोटी चाची मो किन के घर पर रुका था, ने सुबह सुबह म्यू मैनर से उत्सव की आवाजें सुनी, जो उसके पास ही था। एक के बाद एक शानदार गाड़ियां घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर म्यू मैनर में दाखिल होती रहीं। कौन जानता था कि मोटरसाइकिल से वहां जा रहे मो फैन की युआंग के प्रतिद्वंदी के खिताब से इज्जत जाती या नहीं। जब वो बड़े लोहे के गेट में प्रवेश करने वाला था, मो फैन ने कुछ परिचित आकृतियां देखी। ली वेंजी, फीशी, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। जल्दी से अंदर आ जाओ। हमारे मनों में वो शहर के कुछ बेहतरीन शेफ हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि यह तुम्हारे स्वाद के अनुरूप होगा। गुओ कैटान गेट पर खड़ी होकर अपनी टीम के सदस्यों का स्वागत कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, आपके धन्यवाद से हम, छोटे शहर के अधिकारी, इस धनी पैतृक परिवार के घर आकर उसे देखने का अवसर पा रहे हैं। फेशी ने अपने गुर्राते पेट पर थपथपाया। ये बहुत बुरा हुआ कि बच्चे फैन मो को कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ सका। वरना तुम उसे अपनी फिजूलखर्ची भरी जिंदगी समझा सकती थी, और जब समय आएगा तो वो बिना रुके तुम्हारे पीछे जरूर पड़ेगा। ली वेंजी ने आगे कहा। गुओ कैतांग ने ली वेंजी को घूरकर देखा। गुओ कैटान को सचमुच थोड़ी निराशा हुई। वो असल में फैन मो को अपने घर बुलाना चाहती थी। अरे, ये फैन मो है। गुओ कैटान की नजर अचानक एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। ध्यान से देखने पर गुओ कैटान को तुरंत घृणा और घबराहट महसूस हुई। वो फैन मो कैसे है? ये स्पष्ट रूप से वो छोटा बदमाश मो फैन था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। असल में ये युआंग से द्वंद्व युद्ध कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। तुम आ गई। गुओ कैटांग ने मो फैन की तरफ देखा। अहंकार उसके रूप का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हाँ, नाश्ता करने के लिए कोई और जगह नहीं है, मो फैन ने गुंडे जैसे रवैये से कहा। गुओ कैटान को गुस्सा आ गया। ये छोटा बदमाश म्यू मनो को बुफे में बदल रहा था। अगर तुम अब माफी मांगोगे तो मैं युआंग से कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ नरमी बरतें, गुओ कैटांग ने ठंडी आवाज में कहा। मो फैन ने कहा, आप अभी भी उन बातों को लेकर चिंतित हैं जो बचपन में हुई थी। ऐसे में मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों न ले लूं? यह कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ मर जाओ। मो फैन ने गुओ कैटान को चिढ़ाने के बाद मो मनो की ओर चलते हुए हंसना शुरू कर दिया। खैर, आज के लिए वो एक अहम किरदार था, तो उसे अपनी सीट मिलनी ही चाहिए। छोड़ो भी, खाने को बहुत कुछ है, चलो सब कुछ शुरू करते हैं। ये घमंडी बच्चा कौन है? वो एक पैतृक परिवार का शिष्य है। वो हमारी बहन कैटान पर भी अश्लील हमला करने की हिम्मत करता है। कैसा पुश्तैनी परिवार है, बस एक ड्राइवर का बेटा है, जिसने हमारे मास्टर म्यू को श्राप दिया था, और जो आज युआंग के साथ जादू का द्वंद्व कर रहा है, वही है। गुओ कैटांग ने तिरस्कार से भरकर कहा। क्या आजकल के सभी किशोर इतने घमंडी हो गए हैं? सभी नहीं। अगर तुम हमारी टीम के फैन मो को देखो, तो बिजली जैसी ताकत वाला एक मजबूत तत्व, जवान मगर घमंडी नहीं। कैटांग, मेरी सलाह है कि तुम फैन मो को जल्द से जल्द पकड़ लो। अगर उसे कोई और लड़की ले गई तो। फीशी ने एक बार फिर कहा। बेकार की बातें मत करो। मैंने उसे इस बार अपने घर बुलाया था, फिर भी वह आया ही नहीं। उसे कौन समझेगा? गुओ कैटान के गाल लाल हो गए जब उसने जल्दी से धीमी आवाज में खुद को समझाया। म्यू मैनर के अंदर घुसते ही मो फैन ने दुर्भाग्यवश फीशी, ली वेंजी और गुओ कैटान को अपने बारे में बात करते सुना। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उन्हें पता चले कि फैन मो और मो फैन एक ही व्यक्ति हैं, तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। इसे छोड़ो, चलो आज द्वंद्व युद्ध के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। म्यू मैनर के विशाल भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही मेज पर सचमुच कई स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। मो फैन, जिसे अभी अभी भूख लगी थी, खाना शुरू करने ही वाला था कि उसका सामना एक खूबसूरत मूंछों वाले आदमी से हुआ, जो जवान अविवाहित महिलाओं से घिरा हुआ था। अच्छे बच्चे, तुमने सचमुच भोज में शामिल होने की हिम्मत की। मूंछों वाले आदमी ने मो फैन को घूर कर देखा। हेड इंस्ट्रक्टर, आप भी यहाँ मुफ्त में खाने पीने आए हैं? मो फैन ने नहीं सोचा था कि हेड इंस्ट्रक्टर झानकोंग भी यहाँ होंगे। खास, क्या कह रही हो? मूंछों वाला झानकोंग युवतियों की भीड़ से अलग हुआ। उसने मो फैन को एक तरफ खींचकर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, तुम ग्रेजुएशन के बाद मेरी सेना में क्यों नहीं शामिल हो जाती?
अगर तुम किसी अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती हो तो हमारी सेना तुम्हारे मैजिक यूनिवर्सिटी का जो भी बड़ा खर्च होगा उसे उठा लेगी। मुझे पता है कि तुम बदचलन ने मालिक के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार तुम्हारी रक्षा कर सकती है और गारंटी देती है कि अगर तुम संतुष्ट नहीं हुई तो इन दूसरी पीढ़ियों को कुचल देगी। हम तुम्हारी गंदगी साफ कर देंगे। ये पहली बार नहीं था जब झानकोंग ने मो फैन को अपनी सेना में शामिल करना चाहा था, और यह कहना बहुत कठिन था कि क्या वो केवल मो फैन से कीमती बोन साइट शील्ड वापस लेने के लिए ऐसा कर रहा था। नहीं, हर दिन सीमाओं की रक्षा करना उबाऊ है। मैं अभी भी बड़े शहरों में घूमना चाहता हूँ। मो फैन ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक बड़े शहर में ऐसी क्या खूबी है? मजबूत कंक्रीट, गाड़ियों का धुआं और सड़ांध। ये हमारे बड़े गढ़ से बेहतर कैसे हो सकता है, जहां मनमोहक नज़ारे, चिड़ियों के गीत और खुशबूदार फूल हों। अगर खाने से मन न भरे तो बाहर जाकर कुछ जादुई जानवरों का शिकार करके घर लाकर खा सकते हैं। ये कितना मुफ्त है, झानकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी भी तरह से मैं भर्ती नहीं हो रहा हूं, मो फैन ने निश्चितता के साथ कहा। ठीक है, ठीक है, तू तो पक्का अड़ियल है। अगर आज तूने सिर हिला दिया तो ये हेड इंस्ट्रक्टर आगे आने वाले किसी भी बड़े मामले को सुलझाने में तेरी मदद जरूर करेंगे। जब बात ऐसी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो लड़का युआन तुझे अधमरा ही क्यों न कर दे। झानकोंग को गुस्सा आने लगा। झानकोंग की प्रतिष्ठा के कारण वो किसी भी युवा जादूगर को अपने साथ ले सकता था, क्योंकि वे सभी उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने साथ ले ले। फिर भी इस बच्चे ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मो फैन चलने वाला था, झानकोंग ने अपनी उंगली मो फैन के कंधों पर दबा दी। हेड इंस्ट्रक्टर, इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवाने वाले हैं? मो फैन ने असमंजस में पूछा। इस समय झानकोंग ने उस अशिष्ट लेकिन सुंदर चाचा की उपस्थिति को वापस ले लिया था। उसकी भौंहों के बीच गंभीरता का संकेत दिखाई दिया क्योंकि उसने फुसफुसाया, मेरी टीम में शामिल न होना ठीक है, लेकिन एक छोटे से मामले में मेरी मदद करो। क्या बात है? मो फैन हैरान था। जब आप उस बच्चे युआन से लड़े तो सावधान रहें। किस बात का ध्यान? बस अधिक सावधान रहें। मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि मो फैन कुछ और पूछ पाता, दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं जो महत्वपूर्ण लग रहे थे वहां आ गए। वे झानकोंग से परिचित लग रहे थे। झानकोंग ने उनका अभिवादन करते हुए तुरंत मुस्कुरा दिया। मो फैन पूरी तरह से उलझन में था। वो नहीं जानता था कि झानकोंग उससे क्या करवाना चाहता था। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल जू, देंग काय, यांग जोहे और बो सिटी के ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार प्रकट होने लगे। म्यू जोयुन उन सभी का स्वागत करने के लिए युआन को खुद साथ ले आया। प्रिंसिपल जू ने मैजिक स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। वो बो सिटी के सभी मैजिक स्कूलों के माउंट ताए थे। देंग काय हंटर्स यूनियन के प्रमुख थे। उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से अलग थी। यांग जोहे ने मैजिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया। उनकी शक्ति पिछले 2 के करीब पहुंच गई। सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति झानकोंग था, और यह कहा जा सकता था कि वह लोगों की इस भीड़ में सबसे शक्तिशाली जादूगर था और बो शहर का सच्चा युद्ध देवता था। म्यू जोयुन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। वो इस एलिमेंटल परिवार का मुखिया था। मो फैन को अप्रत्याशित रूप से एहसास हुआ कि वो बो सिटी के इन सभी महत्वपूर्ण पात्रों से मिल चुका है। इस प्रकार क्या इसका मतलब ये है कि वो खुद भी एक महत्वपूर्ण चरित्र था? संपादकीय टिप्पणी: निश्चित रूप से ये सब आपके बारे में है, श्रीमान एमसी। सच तो ये है कि मो फैन भी जानता था कि वो उन लोगों से काफी दूर है, एक ऐसे छात्र के रूप में अपनी पहचान के कारण जो आम लोगों से कहीं आगे निकल गया था। वो इन लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेता था। एक बार जब वह समाज में आ गया और लहरें बह गईं, तो उसे लगा कि वे लोग उसे जल्दी ही भूल जाएंगे। 3 प्रशिक्षक लुओ युनबो, पान लिजुन और बायांग भी भाग ले रहे थे। मो फैन ने गढ़ में मौजूद उन अनुभवी लोगों से जो सुना था, उसके आधार पर इन तीनों प्रशिक्षकों की शक्तियां हंटर टीम के कप्तान शू दाहुआंग से थोड़ी ज्यादा मजबूत थीं। ये सभी लोग इंटरमीडिएट मैच के करीब पहुंच रहे थे। सच तो ये है कि बो सिटी में इंटरमीडिएट जादूगर तक पहुंच चुके लोग प्रभावशाली माने जा सकते थे। कोई भी शक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश करती। सच कहूं तो अगर मो फैन इंटरमीडिएट जादूगर तक पहुंच जाता तो म्यू जोयुन उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। बो सिटी में इंटरमीडिएट जादूगरों की संख्या 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मो जोयुन ने इस बार वाकई बहुत मेहनत की। उसने इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाया। ऐसा लगता है जैसे जिनकी थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा है उन्हें बुलाया गया है, और वे यहाँ बूढ़े जोयुन को पर्याप्त सम्मान देने आए हैं। भोज के अंदर कुछ लोग पहले से ही फुसफुसा रहे थे।
ऐसा कैसे हो सकता है? म्यू परिवार ने पहले ही एक म्यू निंगजू को जन्म दे दिया है। भविष्य में उनकी स्थिति आज जैसी नहीं होगी। कौन नहीं जानता कि बूढ़ा जुओयुन जल्द ही अपने हाथों से आसमान को ढंक लेगा। आज वो बो शहर के अपने छोटे तानाशाह का परिचय देगा। इसलिए अगर तुम भविष्य में बो शहर में कुछ करना चाहते हो तो तुम कैसे नहीं आ सकते? अगर तुम आमंत्रित होने के बावजूद नहीं आए तो मुझे लगता है तुम्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। एक आदमी जो जादुई संघ का लग रहा था फुसफुसाया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? ये सच है, बिल्कुल सच है। हमें देखो, हमने किस उम्र में इंटरमीडिएट जादूगर स्तर तक साधना की, और फिर म्यू निंगजियो को देखो, उसकी उम्र कितनी है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि म्यू परिवार भविष्य में कितनी शक्ति हासिल कर पाएगा। इसलिए बॉस झानकोंग के अलावा जो हम जैसे आम लोगों से कहीं आगे निकल गए हैं, सबको बूढ़े जुओयुन के साथ सम्मान से पेश आना होगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मो फैन नाम का वो बेवकूफ बदमाश क्या सोच रहा है। हमें भी मु जुओयुन की हर बात पर हाँ कहना पड़ता है, फिर भी वो पलटकर बोलता है। वो सच में बो सिटी में नहीं रहना चाहता। ये कहना मुश्किल है। मैंने सुना है कि म्यू निंगजियो और म्यू जुओयुन का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। अगर म्यू निंगजियो कहती है कि किसी को छूना नहीं है, तो म्यू जुओयुन ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, इसके अलावा मैंने सुना है कि मो फैन नाम का ये बच्चा तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला छात्र है, और उसे अपने प्रैक्टिकल के दौरान बॉस झानकोंग का समर्थन प्राप्त था। प्रिंसिपल जू और देन काय ऐसे छात्र की जरूर रक्षा करेंगे, भले ही वे दोनों मु जुओयुन को नाराज न करना चाहें। बॉस झानकोंग को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। बॉस झानकोंग किससे डरते हैं? जो कोई भी उनके सैनिकों को छूता है, वो उनके घर तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते हैं। जैसे ही फेशी को पता चला कि ये लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो तुरंत उनके पास गया और उनसे जुड़ गया। कुछ देर बाद फेशी वापस आ गया। जियाओ के उत्सुक थी, इसलिए उसने फेशी से पूछा, भाई फेशी, सब लोग युआंग और मो फैन नाम के उस व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? ओह, मुझे भी अभी पता चला। मो फैन एक हद तक मैजिक स्कूल की ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो एक मैजिक स्कूल के छात्र की पहचान का इस्तेमाल युआन के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में करेगा, जो एक पैतृक परिवार का शिष्य है। विजेता को स्वाभाविक रूप से बो शहर के अत्यंत कीमती भूमिगत पवित्र झरने में साधना करने का अवसर मिलेगा, फीशी ने समझाया। तो यह ऐसा है, मैंने सुना है कि मैजिक स्कूल के किसी छात्र को भूमिगत पवित्र झरने में प्रवेश किए हुए कई साल हो गए हैं। ये सामान्य बात है, स्कूलों में बहुत से छात्र होते हैं जिनकी देखभाल करनी होती है। कभी कभार एक दो अद्भुत प्रतिभाओं का आना अच्छी फसल मानी जाती है। पैतृक परिवारों के शिष्य ही कुलीन होते हैं। हो सकता है कि उनमें स्कूलों जितने लोग न हो, लेकिन वे सभी कुलीन होते हैं। अगर मो फैन नाम का वह व्यक्ति आज किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बहुत ही दुखद है। एक उत्कृष्ट छात्र जो 1500 लोगों में से विजयी हुआ है, वो अभी भी किसी पैतृक परिवार के व्यक्ति से बेहतर नहीं है, शियाओके ने आह भरते हुए कहा। एक अच्छे परिवार में जन्म लेना एक कौशल है। मो फैन ने आसपास घूमकर लोगों से कुछ समाचार प्राप्त किया। मैंने भी यही सोचा था। दो नौजवानों के बीच द्वंद्व युद्ध को इतना भव्य बनाने का क्या मतलब था? पता चला कि असल में ये बो सिटी की शक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध है। ये लड़ाई वाकई उसके लिए बुरी नहीं थी। द्वंद्व युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया तो नाम कमा लेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। जू मिन शियाओ हो, हे यू, झांग यंगलू, शू झाओटिंग, वांग सानपांग। तुम लोग भी यहाँ कैसे आ गए? मो फैन को अचानक कुछ अपेक्षाकृत युवा लोगों का समूह दिखाई दिया। पता चला कि वे उसके सहपाठी थे। स्कूल में कुछ जगहें खाली थीं और मोबाई ने हमें यहाँ लाने में मदद की। ऐसा रोज नहीं होता कि स्कूल के नंबर एक विशेषज्ञ को किसी पूर्वज परिवार के शिष्यों के साथ लड़ते देखें, तो हम कैसे न आकर देखें। जू झाओटिंग थोड़ा नाराज लग रहे थे। लाइटनिंग एलिमेंट के एक बेहतरीन उपयोगकर्ता जू झाओटिंग के लिए ये जगह मूल रूप से उनकी थी। अंततः मो फैन ने इसे चुरा लिया और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि प्रैक्टिकल के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद मो फैन के प्रति जू झाओटिंग का तिरस्कार अब पहले जैसा नहीं रहा। सभी की जान मूलतः मो फैन ने बचाई थी। दरअसल वो उम्मीद कर रहा था कि इस बार द्वंद्व युद्ध में मो फैन शानदार प्रदर्शन करेगा, ताकि वो मैजिक स्कूल में अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सके। भाई फैन, मैंने अभी अभी निमंत्रण सूची में अंकल मो जियाक सिंह का नाम देखा। मुझे लगता है कि यह उस आदमी मुहे ने किया है, झांग शियाओ हो ने कहा। ये तो अच्छी बात है मो फैन, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, झोमिन ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा। मो फैन ने सिर हिलाया।
2 साल से मो फैन रहे इस खिलाड़ी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज उनका मुकाबला दर्शकों के बीच इतना भावुक विषय बन जाएगा। ये भी अच्छा है, आप पर इतनी सारी निगाहें होने का एहसास भी जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। यह अंधेरे में रहने से कहीं बेहतर है, जहां कोई भी आपके बारे में नहीं जानता। सब लोग, मैं उन सभी का आभारी हूं जो मेरे बेटे को बधाई देने यहां आए। समय हमेशा इतनी तेजी से बीतता है कि हम में से कुछ लोग जरूर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां हम जादू नहीं कर पाएंगे। बो नगर का भविष्य निश्चित रूप से उन युवा और अधिक प्रतिभाशाली युवाओं के हाथों में होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बेटे के वयस्कता समारोह के लिए सभी को यहां बुलाया है। यह एक भूल है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। मैं, म्यू जोयुन, बो नगर के लिए बस इतना ही कर सकता हूं। मैं इस बो नगर की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में बस मदद कर सकता हूं जिसने कई जादूगरों और उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है। हालांकि अगले 10 से 20 वर्षों में बो नगर युवाओं के हाथों में होगा और भी समृद्ध होगा। एक और भी समृद्ध जादूगर नगर बनना निश्चित रूप से संभव है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे बो नगर के भविष्य के लिए एक भव्य भोज आयोजित करना चाहिए ताकि सभी लोग इसे एक साथ देख सकें? म्यू जोयुन आयोजक थे। उन्होंने लाल शराब से भरा प्याला उठाया और उनके चेहरे पर लाल आभा छा गई, जिससे उपस्थित मेहमानों को संकेत मिल गया। ठीक है, चलो बो सिटी के भविष्य के लिए एक टोस्ट देते हैं। यांग जोहे सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने म्यू जोयुन का अभिवादन किया। यहाँ उपस्थित सभी लोग हमारे बो शहर पर चर्चा करने की योग्यता रखते हैं। मास्टर म्यू जोयुन अकेले ऐसे नहीं हैं जो हमारे बो शहर के भविष्य के बारे में उत्सुक हैं। ये टोस्ट मैं एक साथ पी जाऊंगा। उपस्थित अतिथियों ने भी खड़े होकर शराब पीने से पहले टोस्ट किया। हॉल में मौजूद लोगों के बीच मो फैन ने देखा कि श्रीमती तांग्यू, जो उस भोज में मौजूद थी, मो जोयुन की बातों से उतनी ही बीमार महसूस कर रही थी जितनी कि मो फैन की। टोस्ट के दौरान उन्होंने आंखें भी घुमाई। वह नहीं जानता था कि श्रीमती तांग्यू म्यू जोयुन के किस हिस्से के खिलाफ थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं को महसूस करते हुए जोशीले और शक्तिशाली म्यू मनों के बाद, जो लगभग सुनहरी किरणें उत्सर्जित कर रहा था, दावत समाप्त हो गई थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने दिन के सबसे महत्वपूर्ण खेल का स्वागत किया, जादुई द्वंद्व। इनमें से कई लोग असल में म्यू जोयुन का घिसा पिटा भाषण सुनने नहीं आए थे। वे तो बस ये जानना चाहते थे कि इस साल भूमिगत पवित्र झरना किसके परिवार पर गिरेगा। बो शहर में ऐसे कई जादूगर थे जो प्राथमिक स्तर पर थे और केवल वही जादू इस्तेमाल कर पाते थे, इतना कि उनके बूढ़े हाथों में पपड़ी पड़ने लगी थी। जबकि ऐसे कितने जादूगर थे जिन्होंने वाकई मध्यवर्ती जादूगरों के दायरे में कदम रखा था? तारों का धूल अथाह था। कुछ लोग शुरू से ही प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, फिर भी अंततः वे उस सीमा को पार नहीं कर पाते थे। इस प्रकार जो लोग जीवन भर प्राथमिक जादूगर रहे थे, वे हर जगह पाए जा सकते थे। इसलिए स्वर्गीय खजाना, भूमिगत पवित्र झरना, जो किसी जादूगर के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं को असीम रूप से बढ़ा सकता था, एक ऐसी पवित्र वस्तु बन गया जिसके लिए हर कोई अपने सपनों में भी तरसता था। दुर्भाग्य से ये केवल जादूगरों की युवा पीढ़ी के लिए ही खुला था, जो असीमित संभावनाओं से भरे थे। इसके अलावा हर साल केवल एक ही व्यक्ति इसमें भाग ले सकता था, और बहुत कम लोग ही किसी पूर्वज परिवार के शिष्य के खिलाफ जीत पाते थे। जब मो फैन सिर्फ एक छात्र था, तो उसे पता नहीं था कि बो सिटी में ऐसा दिव्य खजाना है। उसे ये भी नहीं पता था कि अशिष्टता और उतावलापन उसे उस साधना के अवसर तक पहुंचा देगा जिसकी बो सिटी के अनगिनत लोग लालसा में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहावत इस बात पर आधारित है, यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी ताकत कितनी महान है। आखिरकार जादुई द्वंद्व युद्ध का समय आ ही गया। म्यू जोयुन से व्यवस्थाएं सुनने के बाद मो फैन पहले से ही जादुई द्वंद्व युद्ध के आंतरिक क्षेत्र में इंतजार कर रहा था। द्वंद्व युद्ध के मैदान में एक अंडाकार केंद्र बना। ये स्कूल के प्रशिक्षण मैदान से कहीं बड़ा था। इसका आकार एक खेल स्टेडियम के बराबर था। दोनों ओर ऊपर की ओर सीटें थीं, जो बो सिटी के आज के आमंत्रित अतिथियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थीं। मो फैन द्वंद्व युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़ा था। दरअसल वो वहां काफी देर से खड़ा था। युआन को देर हो गई थी। ये स्पष्ट था कि म्यू जोयुन उसे मंच पर एक भव्य उपस्थिति देना चाहता था। इस तरह की भावना अच्छी नहीं थी। मो फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुलफाइटर रिंग में आ गया हो। वो सांड था जिसे रिंग में इसलिए छोड़ा गया था ताकि सब उसे देख सकें, दर्शक समझ सकें कि इस सांड का वजन कितना है। मजबूत कद काठी और तीखे सीन देखने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मुख्य किरदार, सुंदर और सजीला मेटाडो, शानदार अंदाज में अखाड़े में प्रवेश करता है।
तरह तरह की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और तालियां बजने लगती हैं। मेरा बेटा, यह सही है, वो मेरा बेटा है। मो जियाक सिंह निश्चित रूप से आशावादी था। वो बगल में मो परिवार के पुराने कर्मचारियों को खुशी से बता रहा था। बुरा नहीं है ओल्ड मो, ये कहा जा सकता है कि आप भाग्य में बदलाव लेकर आए हैं, बगीचे से जुड़े एक कर्मचारी ने कहा। क्या ये सही है, जब तक कि उसे पूरी तरह से पीटा न जाए? मैंने सुना है कि यह युआंग आमतौर पर अपने ही भाइयों और बहनों के प्रति असामान्य रूप से उग्र होता है, सफाई का काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा। मो जियाक सिंह ने हंसते हुए कहा, युवा तो बस अपने कौशल का परीक्षण कर रहे हैं, वे इतने उग्र कैसे हो सकते हैं? मो जियाक सिंह की नज़र में ये बस एक बहुत ही आम द्वंद्व था। उसने ये भी सोचा कि मू जोयुन जैसे महान किरदार का दिमाग बच्चों जैसा नहीं होगा। सच तो यह है कि बहुत से लोग जानते थे कि मू जोयुन उस मो फैन को कुचलना चाहता था जिसे जमीन आसमान का फर्क भी नहीं पता था। मैं शर्त लगाता हूं कि यह बच्चा मो फैन एक ही चाल में हार जाएगा। अरे कोई बात नहीं, वह अभी भी तियान लैन मैजिक हाई का नंबर 1 छात्र है, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं किसी भी तरह से इस पर शर्त लगा सकता हूं। मैंने युआन की क्षमताओं के बारे में पहले भी कई बार सुना है। जब हर कोई लगातार इस पर चर्चा कर रहा था, युआन, जो एक अनोखा परिधान पहने हुए था, अंततः सामने आया। उसके कपड़े चमड़े के लग रहे थे, लेकिन साथ ही वे उच्च गुणवत्ता वाले रेशम जैसे भी लग रहे थे। रोशनियों की रोशनी में वे चमक रहे थे। उसका पूरा व्यक्तित्व किसी राजकुमार जैसा लग रहा था जो अपने महल में प्रवेश कर रहा हो। दिखावे के लिहाज से ये साफ था कि उन्होंने इसमें काफी मेहनत की है। यह मो फैन से बिल्कुल अलग था, जो सैंडल पहनकर मैदान में उतरे थे। युआन के उच्च स्तरीय कपड़े पहनने के बाद उसका पूरा व्यवहार तुरंत ही कुछ स्तर ऊपर उठ गया था। उसके पहले से ही लंबे कद और कुछ हद तक स्त्रियोचित गुणों के साथ कुछ लड़कियों को प्रभावित करना स्वाभाविक था। बर्फ जैसे सफेद कपड़ों पर एक डिजाइन था जो परिवार के बर्फ जादू के चित्र को दर्शाता था। युआंग ने शानदार ढंग से अखाड़े में प्रवेश किया और उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो बता रही थी कि आज का मुख्य पात्र वही है। अरे, ये बूढ़ा आदमी म्यू जोयुन सचमुच बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। क्या तुम गिन सकते हो कि उसके शरीर पर कितने जादुई उपकरण और कितने जादुई औजार हैं? जैसे ही देन काय ने ये देखा, वो लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। प्रिंसिपल जू ने बार बार अपना सिर हिलाया। स्कूल के कई छात्र एक पैतृक परिवार के शिष्यों को हराने में असमर्थ थे। इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि उनकी साधना में थोड़ी कमी थी, बल्कि उनके उपकरण निश्चित रूप से उतने अच्छे नहीं थे। इस वयस्कता समारोह में कौन जानता था कि बूढ़े आदमी म्यू जोयुन ने युआन को कितने जादुई उपकरण और कितनी जादुई सामग्री दी थी। मो फैन के बारे में क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि झानकोंग से प्राप्त बोनसाइट शील्ड के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। आप इससे कैसे लड़ेंगे? ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल जू और स्कूल के कई अन्य लोग थोड़े निराश हो गए। डैन काय, चूंकि इस द्वंद्व युद्ध को आपने मंजूरी दी थी, तो इस बार आप इसके रेफरी हो सकते हैं। म्यू जोयुन ने हल्की सी मुस्कान दी। वो चूहे पर हावी होती बिल्ली के इर्द गिर्द एक अच्छा खेल देखने का इंतजार कर रहा था। देन काय वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। वो केवल अपने दिल में मो फैन के लिए प्रार्थना कर सकता था। युवा पीढ़ी के बीच दोनों ही सुप्रसिद्ध हस्तियां हैं। द्वंद्व युद्ध आपको अपनी साधना पर और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी तरह अपनी स्थिति बनाए रखें। देन काय दोनों युवा जादूगरों के बीच खड़ा था और उसने ऐसी आवाज में ये कहा जिसे हर कोई सुन सकता था। इसके बाद डैंग काय धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन वे मैदान से पूरी तरह बाहर नहीं निकले। उस स्थान पर यदि कुछ घटित होता तो वो तुरंत उसे रोक सकता था। ठीक है, हाथ मिलाओ, मेरे इशारे का इंतजार करो, देन काय ने कहा। मो फैन और युआन एक दूसरे के सामने थे और दोनों ने अपनी बाहें फैला रखी थीं। युआन की हथेली पर बर्फ का एक टुकड़ा जम गया। जैसे ही मो फैन ने उससे हाथ मिलाया, उसे अपनी अस्थि मज्जा की गहराई में ठंडी हवा का एहसास हुआ। मो फैन की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उसका हाथ लाल हो गया। लपटें उसके अपने शरीर, धमनियों और हड्डियों की रक्षा कर रही थीं। चेहरा वैसा ही रखते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उठाकर युआन की ओर मध्यमा उंगली उठाए। तुम सच में एक छोटे चूहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता। खैर, यह कोई समस्या नहीं होगी। मैं तुम्हारे दिमाग को, जिसमें पानी भरा है, जमा दूंगा। इस तरह शायद तुम ज्यादा समझदार बन सको। युआन ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी जगह पर आने से पहले एक ठंडी हंसी हंसते हुए मुड़ा। बेवकूफ, मो फैन ने जवाब दिया। अपनी जगह पर वापस आकर मो फैन ने अनजाने में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने आंखें खोली और उसकी नजर अपने आसपास के माहौल पर पड़ी।
जब उसने इस हवेली में प्रवेश किया था तो वह भूल गया था कि उसने कितनी आंखें उपहास और सहानुभूति से भरी देखी थी, और कई लोग थे जो उससे कह रहे थे कि वह अविश्वसनीय रूप से बहादुर है। फिर भी उनके मुंह के कोनों से तिरस्कार की एक हल्की मुस्कान निकल रही थी, जिसका अर्थ था, आप अपनी ताकत को अधिक आंक रहे हैं, बस असंभव को करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो खुद को होशियार समझता होगा। अनुभवी होने और सुख दुख की प्रवृत्ति का बहाना बनाकर वे हर उस काम के आधार पर आपका आकलन करेंगे जो आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। वे खुद भी औसत दर्जे के पिंजरे में फंसे हुए थे, और वे सब एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे थे जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए वे सोचते और उम्मीद करते थे कि हर कोई उनके जैसा ही होगा। इसके अलावा वे एक हठधर्मी और अदूरदर्शी धारणा का इस्तेमाल उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए करते थे जो कुछ ज्यादा करने की हिम्मत करते थे। ये लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होना, लगातार गपशप करना, अपने सीमित ज्ञान और श्रेष्ठता की भावना का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। आज वह दिन है जब मो फैन उन सबको चुप करा देगा। द्वंद्व युद्ध शुरू। जैसे ही आदेश आया, डैन काय ने जादुई द्वंद्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी, जिसका मो फैन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगले ही पल मो फैन की पुतलियों से लाल रंग की अग्नि किरणें निकलने लगी। अग्नि किरण के भीतर 7 ज्वालाएं साफ दिखाई दे रही थीं, जो तेजी से एक दूसरे से जुड़कर एक तारापथ बना रही थीं। चमकदार सितारा पथ, जादू सामने आ गया। मो फैन की हथेली पर आग की लपटों का एक गोला सुलग उठा। झुलसती हुई लपटें उत्साह से इधर उधर उछल रही थीं, आसपास की सभी ज्वलनशील चीजों को जला डालने के लिए बेताब। आग फूटे, झुलसे, मो फैन की स्टार पाथ को पूरा करने की गति तेज थी। लोग अभी भी अपने कानों में देंग काय की युद्ध की घोषणा की आवाज को महसूस कर सकते थे। कुशल कलाकारों ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ क्षमता है। समस्या यह है कि फायर बर्स्ट का ये पहला स्तर पूरी तरह से बेकार है। अजीब बात है, क्या इस आदमी ने पहले ही अग्नि विस्फोट, जलती हुई हड्डियां नहीं सीख ली है? वह पहले स्तर अग्नि विस्फोट, झुलसा देने वाली शक्ति का उपयोग क्यों कर रहा है? जलती हुई हड्डियों की शक्ति झुलसा देने वाली शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि उसने पहले ही जादू करने का अवसर प्राप्त कर लिया है, तो वह और अधिक उग्र क्यों नहीं हो रहा है? प्रशिक्षक लुओ युनबो ने तुरंत अपने मन में उठे संदेह को प्रकट किया। जो लोग मो फैन को थोड़ा बहुत जानते थे, वे पहले से ही जानते थे कि मो फैन पूरे स्कूल में पहला व्यक्ति था जिसने प्राथमिक जादू के दूसरे स्तर को सीखा था। अग्नि विस्फोट, जलती हुई हड्डियों की शक्ति का प्रदर्शन प्रैक्टिकल में पहले ही हो चुका था। इस महत्वपूर्ण द्वंद्व में उसने अग्नि विस्फोट, झुलसा देने वाला जादू करने का फैसला क्यों किया? दूसरी तरफ युआन को जरा भी जल्दी नहीं थी। वो वहीं खड़ा मो फैन को अपना स्टार पाथ पूरा करते देख रहा था, मानो कह रहा हो, तो क्या हुआ अगर तुम पहले अपना जादू का जादू पूरा कर लो? बर्फ फैल गई। युआंग ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने अपने सभी सितारों को नियंत्रित करने के लिए अपने इरादे का भी इस्तेमाल किया। वह भी मो फैन की तरह ही इसमें माहिर था। युआंग के महंगे सफेद कपड़ों के चारों ओर ठंडी हवा के झोंके घूम रहे थे। बर्फ फैल गई, जम गई। युआंग अपने जादू का नाम जपता रहा। पल भर में पूरे द्वंद्व क्षेत्र का तापमान अचानक गिर गया। पहले गर्मी का मौसम ठंड से बदलकर सर्दी में बदल गया। बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे, बर्फ की आंशिक रूप से जमी हुई परतें थीं और बर्फ के कण हवा में लहरा रहे थे। मो फैन पर बर्फ की सफेद परत जम गई। बर्फ के फैलाव की गति को देखते हुए, अगर मो फैन बर्फ के फैलाव के दायरे में 3 सेकंड से ज्यादा खड़ा रहता, तो उसके शरीर का निचला हिस्सा जरूर जम जाता। आइस स्प्रेड एक शोडाउन के दौरान एक अत्यंत लाभदायक मंत्र था। प्राथमिक कलाकार स्तर पर केवल वायु और पृथ्वी तत्वों में ही कोई गति मंत्र था। बर्फ के फैलाव का असर हमेशा से एक पूरे क्षेत्र पर रहा है। एक बार जब ये पहुंच जाता और बर्फ जमीन पर गिरती, तो जादूगर को 3 सेकंड के अंदर इस क्षेत्र से भागना पड़ता, वरना वे वहीं जम जाते। जो लोग पर्याप्त तेज नहीं थे, वे जमे हुए क्षेत्र से भागने में पूरी तरह असमर्थ थे। युआन की बर्फ की चादर ने मो फैन के आसपास के एक बड़े इलाके को ढक लिया था। अगर मो फैन इससे बचने की पूरी कोशिश भी करे, तो भी वो 3 सेकंड के अंदर बर्फ की चादर की सीमा से बच नहीं पाएगा। इस तरह 3 सेकंड के बाद मो फैन एक इंसानी निशाना बन जाएगा। उसके बाद युआन उस जगह को बर्फ की एक और परत से ढकना जारी रखेगा। मो फैन एक बर्फ की मूर्ति बन जाएगा जो अगले 3 सेकंड में लोगों की हंसी का कारण बनेगा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। धीमे जादूगरों और जादुई जानवरों से निपटने के लिए आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि आइस स्प्रेड को ऐसा मंत्र माना जाता था जिसके लिए प्राइमरी मैजिक में किसी तकनीक की जरूरत नहीं होती, फिर भी यह बहुत उपयोगी था। अरे, क्या ये बच्चा पागल हो गया है? यह अभी भी वहां क्यों खड़ा है? अगर मैं होता तो बस दौड़ना शुरू कर देता। जैसे ही तुम जम जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। मो फैन भागा नहीं। अगर कोई और जानकार जादूगर आइस स्प्रेड का सामना कर रहा होता, तो वो हिलना शुरू कर देता ताकि आसानी से जमा ना हो। तुम मुझे फ्रीज करना चाहते हो? इस समय मो फैन पहले ही मुस्कुरा चुका था। मो फैन ने अपने हाथों में पकड़ी आग की लपटें युआंग पर नहीं फेंकी। दरअसल उसे साफ पता था कि छोटा लेवल 1 फायर मंत्र युआंग पर कतई जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इस फायर बर्स्ट स्कॉच में एक और चतुराई भरा काम था। उसने हल्के से अपनी हथेली ऊपर उठाए और उसकी हथेली पर लगी आग की लपटें नीचे लुढ़क गईं। जैसे ही लपटें नीचे गिरी, लाल लाल आग तुरंत उसके पैरों के नीचे फैल गई और एक भव्य लाल कालीन में बदल गई। ये लपटें मो फैन के आसपास जलने लगीं। उसका शरीर पहले से ही अग्नि प्रयोग करता जैसा था, इसलिए अगर लपटें उसके शरीर के चारों ओर जलती भी तो भी उसका उस पर ज्यादा असर नहीं होता। इसके अलावा उसके पैरों के नीचे अभी भी बर्फ की परतें जम रही थीं। जैसे ही बर्फ मो फैन की लपटों से टकराए, वे तुरंत पिघलने लगीं। आग की लपटों के बीच खड़े होकर अपना सिर उठाते हुए मो फैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसमें उत्तेजना के संकेत थे जब उसने युआन को देखा। हर जगह फैली बर्फ स्कॉच के असर से पिघलकर पानी में बदल गई थी। मो फैन को हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे बर्फ के टुकड़े में जम जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। आग के विस्फोट का उपयोग करके स्कॉच अपने आसपास की चीजों को झुलसा रहा है। इस प्रकार बर्फ के फैलाव से जमने के प्रभाव को हटा रहा है। यह आदमी बहुत चालाक है। दर्शकों में बैठी श्रीमती तांग्यू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। भले ही जादू स्कूलों के छात्र जादू सीख रहे हों, फिर भी जादू के इस्तेमाल के बारे में उनकी समझ बेहद सीमित थी। अग्नि विस्फोट मंत्र की तरह लगभग हर अग्नि छात्र जो अग्नि विस्फोट का प्रयोग करता था, अवचेतन रूप से अग्नि विस्फोट का प्रयोग अपने शत्रु के शरीर पर सीधे हमला करने के लिए करता था। दरअसल फायर बर्स्ट के स्कॉच के प्रभावों के कई उपयोग थे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अगर आप इसे किसी निश्चित क्षेत्र पर डालते हैं जिससे लगातार आग भड़कती रहती है, तो यह एक अग्नि दीवार में बदल सकती है जो सड़कों को बंद कर सकती है और उन्हें काट सकती है। अगर आप मो फैन की तरह ऐसा करें, आग के प्रति अपने प्राकृतिक प्रतिरोध का उपयोग करते हुए सीधे उसके पैरों के नीचे लपटों को घूमने दें, तो इससे आग के रूप में सुरक्षा की एक परत बन जाएगी। इन लपटों की सुरक्षा कम से कम एक आइस मैच के आइस स्प्रेड के जमने वाले प्रभावों को तोड़ सकती है। लेवल 1 फायर बर्स्ट ने लेवल 2 आइस स्प्रेड के बर्फ जमने के असर को तोड़ दिया। ये थोड़ा दिलचस्प है, प्रिंसिपल जू ने सिर हिलाया। उस अवस्था में जब आपके पास मंत्रों की कमी थी, तो जो आपके पास था उसका लचीले ढंग से उपयोग कर पाना एक बहुत ही गहन कौशल था। स्पष्टतः पहले एक्सचेंज पर मो फैन ने अभी भी कुछ लाभ हासिल कर लिया था। मेरी बारी। मो फैन आग की लपटों के बीच में खड़ा था जो उसकी रक्षा कर रही थी। उसका स्टार पथ एक बार फिर उसकी पुतलियों के अंदर जुड़ गया। स्टार पथों को जोड़ने की गति बहुत तेज थी। उसने लापरवाही से अपने हाथ पकड़ लिए। मो फैन की हथेली पर एक और आग का विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार लपटों की तीव्रता अलग थी। आप बता सकते थे कि मो फैन के हाथों से निकली आग का विस्फोट बहुत तेज था। आग फूटी, हड्डियां जली, भड़की हुई लपटों का तापमान बढ़ता गया और एक चमकदार लाल अग्निगोला उछला। दर्शकों की नजरों के सामने से गुजरते हुए उसने एक लंबी लौ का निशान छोड़ा और फिर युआन की ओर गिर पड़ा। यह अग्नि विस्फोट का दूसरा स्तर है। अगर यह तुम्हें छू गया तो तुम सीधे जलकर राख हो जाओगे। वहां मौजूद जानकार लोगों की संख्या कम नहीं थी। जब उन्होंने मो फैन को आसानी से फायर बर्स्ट का दूसरा लेवल डालते देखा, तो उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। युआन का आइस स्प्रेड टूट गया है, अब वो अधिक निष्क्रिय रहेगा, गुओ केटांग ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, म्यू हे इसके विपरीत था। म्यू जोयुन अपनी आदत के अनुसार मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। आग का विस्फोट, जलती हुई हड्डियां आखिरकार नीचे गिर गईं। हालांकि लोगों को जल्दी ही एहसास हो गया कि युआन की गति अचानक तेज हो गई थी। दरअसल जब लपटें उसके पास पहुंची तो वो 4-5 मीटर दूर हट गया था। तेज गति के कारण लोग चकाचौंध हो गए। लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि युआन अचानक अपनी जगह कैसे बदल सकता है। जैसे ही मो फैन ने देखा कि जलती हुई हड्डियों की लपटें खाली जमीन के एक टुकड़े पर गिर गई हैं, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। वो इसे साफ साफ देख पा रहा था। युआन के चमड़े के जूतों से एक मंद पीली रोशनी निकल रही थी, और उसके बाद
युआंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने अर्थ रिपल मंत्र पा लिया हो, उसका शरीर कुछ कदम दूर चला गया। अरे, ये तो जादुई उपकरण का एक टुकड़ा था। जादुई जूते, पृथ्वी तरंग मंत्र के साथ एक पृथ्वी जादू उपकरण। पृथ्वी तत्व का अर्थ रिपल मंत्र अचानक प्रकट होने से मो फैन के दिल में बनी योजना गड़बड़ा गई। सौभाग्य से जादुई उपकरण में मौजूद इस छाप मंत्र को हर बार इस्तेमाल करने पर एक जादुई पत्थर की जरूरत होती थी, और फिर इसे इस्तेमाल करते रहने के लिए आपको इसे रिचार्ज करना पड़ता था। वरना मो फैन को इस द्वंद्व युद्ध में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अग्नि विस्फोट की उड़ान की गति तेज थी, लेकिन फिर भी यह प्रतिद्वंद्वी की विशाल पृथ्वी तरंग गति से तेज नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी छोटी लपटें मुझे तुम्हारे सामने बेकार कर देंगी, तो तुम बहुत नादान हो। 2 साल से जमा ये तमाशा खत्म होना चाहिए। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें अपने दत्तक पिता के सामने इन सब लोगों की नजरों के सामने झुकते हुए नहीं देख पाऊंगा। युआंग पागलों की तरह हंसा। युआंग ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पल भर में पूरा मैदान मानो बर्फीले तूफान में डूब गया हो। आसमान से तेज बर्फ बरस रही थी, ठंड हड्डियों को चीर रही थी और हर चीज बर्फ के टुकड़े में तब्दील हो रही थी। तेज बर्फबारी हुई, तापमान तेजी से गिरा, इतना ज्यादा कि आग की लपटें भी जल नहीं पा रही थीं। इतनी ठंड थी कि मानो हवा जम गई हो, बर्फ फैल गई, बर्फीला तूफान। युआंग एक हिम जानवर की तरह था, जैसे वो इस अतुलनीय रूप से सघन बर्फ के बीच में अहंकारपूर्वक खड़ा था। पूरा द्वंद्व क्षेत्र असीम था, ठंडी बर्फ भयंकर और निर्दयी थी, मानो सर्दियों में कोई आफत आ गई हो। इसने यहाँ किसी भी जीव को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया। दोनों तरफ की सीटों पर बैठे लोग बर्फ और बर्फ की दुनिया में गिर पड़े। वे अनजाने में ही अपनी छाती से लिपटने लगे और उनके दांत कांपने लगे। हे भगवान, पिछली बार जब मैं युआंग से मिला था तो उसने सिर्फ आइस स्प्रेड कोएगुलेट को ही समझा था। पूरे 1 साल तक उसे न देखने के बाद उसने अपने आइस स्प्रेड को तीसरे स्तर तक बढ़ा लिया है। आइस स्प्रेड, बर्फीला तूफान, असल में एक बर्फ की तबाही है जो आग बुझाती है। मो फैन नाम का वो लड़का इस द्वंद्व युद्ध के मैदान में चाहे कहीं भी छिप जाए, वो बस कुछ ही सेकंड में बर्फ के टुकड़े में जम जाएगा। फीशी खुद को और रोक नहीं पाया और चिल्लाया। फेशी को साफ याद था कि जब वे एक आंख वाले जादुई भेड़िए से निपट रहे थे, तब युआंग और गुओ कैटांग की साधना लगभग एक जैसी थी। अब तक गुओ कैटांग ने अभी तक बर्फ फैलाव के तीसरे स्तर को नहीं समझा था, जबकि युआंग वास्तव में इस क्षेत्र तक पहुंच गया था। ये साधना गति का कौन सा स्तर था? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्या आप देख नहीं सकते कि मो फैन की सुरक्षात्मक आग बुझ गई है? बर्फ पूरी तरह से गिरने के बाद हम एक मानव आकार की बर्फ की मूर्ति देख पाएंगे, ली वेंजी ने कहा। प्रिंसिपल जू, देन काय, यांग जोहे आदि सभी एक जैसा महसूस कर रहे थे। उपस्थित अतिथि एक एक करके हौंफ रहे थे। 18 साल का ये युआंग का 18 साल का वयस्कता समारोह था। कई बूढ़े जादूगर जो 40-50 साल के हो चुके थे अपने दूसरे स्तर के आइस स्प्रेड मंत्र का बखान करते थे, लेकिन वह 18 साल का हो चुका था और एक ऐसे क्षेत्र को पा चुका था जिसे कई आइस जादूगर अपनी पूरी जिंदगी में पार नहीं कर पाते। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आज ऐसा ही होना चाहिए। मो फैन के पास एक जादुई उपकरण भी है, प्रशिक्षक लुओ युआनबो ने कहा। झानकोंग ने अपना सिर हिलाया। एक बोनसाइट शील्ड आइस स्प्रेड जैसे मंत्र के खिलाफ बेकार है। बोनसाइट शील्ड वास्तव में एक बहुत अच्छा रक्षात्मक जादुई उपकरण था, लेकिन अगर इसकी रक्षात्मक क्षमता बर्फ तत्व से भी ज्यादा मजबूत होती तो क्या होता? किसी भी तरह तांबे से ढकी लोहे की हड्डी बर्फ के फैलाव के नीचे एक बर्फ की मूर्ति में बदल जाती। इस द्वंद्व युद्ध में मो फैन का जादुई उपकरण मूलतः पूरी तरह बेकार था।